गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। हाँ, तो सर चलो हम लोग जीएसटी क्लास स्टार्ट करें। तो जीएसटी में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं आजकल, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना सर? याद होगा आप लोगों को। इनपुट टैक्स क्रेडिट में ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ लेक्चर्स चल हो गया होगा, 3-4 फिफ्थ लेक्चर्स आई थिंक। सो काफ़ी डेप्थ में आ गए और आजकल हम लोग आईटीसी के अंदर ब्लॉक क्रेडिट में बात कर रहे हैं सर। हाँ सर, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक क्रेडिट। तो ब्लॉक क्रेडिट में काफ़ी डिटेल्स बात चल रहा है, कुछ और एग्जांपल्स भी करना है, कुछ क्वेश्चंस भी आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आईटीसी का कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, मतलब आपको अगर आप से फॉर एग्जांपल आप एक फार्म में हो, ठीक है, जीएसटी का काम आया फार्म में, ठीक है, आपके क्लाइंट का जीएसटी कैलकुलेशन करना है, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आपके सामने होता है और आपको बताता है कि भाई बताओ इसमें कितना जीएसटी इनको मिलेगा। तो एग्जैक्टली रियल लाइफ सिचुएशंस जैसे होता है वैसा ही आपको करना है। उसके बाद आपको बस सॉफ्टवेयर में तो एंट्री करना होता है, बाकी जो काम है वो तो कैलकुलेशंस का है, ठीक है, तभी जाके आप एक्सपर्ट बन पाते हो। तो प्लीज़ एक्सपर्ट बनो, ठीक है। तो चलो सर, ऐसे जीएसटी का एक इम्पोर्टेंस क्या है सर? जीएसटी रिसेंटली जीएसटी में अपडेट आ रहा है। फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने एक न्यू रूल्स ला रहा है। ऑब्वियसली आप लोगों के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट ये अपडेट आया है सर कि 20 करोड़ टर्नओवर होने से ही, पहले नॉर्मली 50 करोड़ तक लास्ट अमेंडमेंट था कि बिजनेस टू बिजनेस में जो रजिस्टर्ड बिजनेसमैन के बीच में इनवॉइस रेज करने का एक कॉन्सेप्ट था, वो पहले 500 करोड़ का था, फिर 100 करोड़ के टर्नओवर के लिए लाया, फिर 50 करोड़, अभी 20 करोड़ के लिए भी इस पॉइंट को लाया गया। मतलब मैक्सिमम बिजनेस को गवर्नमेंट अपने पैरामीटर में ला रहे हैं सर, धीरे धीरे। ठीक है, खबर मिला आप लोगों को अपडेट? हाँ सर, जीएसटी का ये जो अपडेट मैं दे रहा हूँ, ये खबर आप लोगों ने देखा होगा। जीएसटी रूल चेंज স্যার फ्रॉम, আপনি তো স্ট্যাটাস हाँ हाँ, আপনি তো স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন একটা দেখবেন জিএসটি। हम जीएसटी का स्टेटस वो तो आज दूसरा चीज दिया है, जीएसटी का स्टेटस तो आज नहीं दिया। ये देखो सर, जीएसटी रूल चेंजिंग फ्रॉम April 1 टू इम्पैक्ट लैक्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया, है ना? बिकॉज अब जीएसटी क्या कर रहा है इसके ऊपर पूरी में, मोस्ट प्रोबेबली पूरी में ही है, ये आपका स्टैंडर्ड किया गया है, ठीक है। वेलकम जीएसटी। कंपनीज विद टर्नओवर ऑफ मोर देन 20 करोड़ विल हैव जनरेटेड B2B ई इनवॉइस, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, आपको मैं न्यूज अपडेट थोड़ा दे दूं, ये रिसेंट अपडेशन है जो न्यूली लाया जा रहा है, आईटीसी के बेसिस में ही बात है। न्यू मतलब एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, बट आपको अपडेट होना चाहिए ना, तो मैं आपको अपडेट करा देता हूँ सर। Central Board of Indirect Taxes and Customs has said that business with turnover of 20 crore will have to generate electronic invoice। ऐसे अभी तक हम लोगों ने इनवॉइस का चैप्टर पढ़े नहीं है, बिकॉज अभी आईटीसी के बाद हम लोग ई इनवॉइसिंग, वे बिल, ये सब में बात करेंगे। बट ये आप लोग जान लो अभी, ठीक है। 20 करोड़ विल हैव टू जनरेट इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस फॉर B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन में, फ्रॉम April 1 2022 ऑनवर्ड्स, मतलब ये जो कल से चालू होगा। Under GST law, e-invoicing for business to business transactions was made mandatory for companies with turnover of rupees 500 करोड़, जो अक्टूबर 1 2020 में चालू हुआ था सर, 500 करोड़ टर्नओवर के लिए। उसके बाद 100 करोड़ टर्नओवर वाले कंपनी के लिए जनवरी 1 2021 में चालू हुआ। फिर जीएसटी रूल इज गोइंग टू इम्पैक्ट लैक्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया, 50 करोड़ टर्नओवर के लिए 2021 में हुआ। एंड अभी जाके इसका एक न्यू चेंजेस आ गया कि 20 करोड़ टर्नओवर के कंपनी के लिए ई इनवॉइसिंग मास्टर है सर। अभी ई इनवॉइस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? आप लोगों को मैंने आईटीसी चैप्टर में एक चीज बताया, आईटीसी पढ़ाते पढ़ाते, अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो इनवॉइस मस्ट है, यस और नो? प्लीज टेल मी। अगर आपके पास प्रॉपर सर इनवॉइस नहीं होगा तो आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे क्या? ना। नहीं कर पाओगे। सो इनवॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो फिर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। जिसके बेसिस में मैंने आपको शायद एकदम पहले क्लास में ही, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटीसी में ही मैंने बात किया था, है ना? जैसे यहाँ पर ये जो क्रेडिट, बेसिकली क्रेडिट अवेल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये रोज दिखाता हूँ। मिस्टर ए सेल्स गुड्स टू मिस्टर बी, GSTR 1 फाइल करेगा, डिटेल्स ऑफ सप्लाई बोलेगा उसमें,
Information from GST 1 gets reflected in GST 2A of Mr. B. ठीक है, information from GST 1 gets reflected in GST 2A of Mr. B. Data goes from GST 2A to GST 2 after buyer, that is Mr. B, accept it, and Mr. B files GST 2. ठीक है, an amount of tax paid on purchase gets credited to electronic credit register. तो पॉइंट इज दैट कि मिस्टर ए का सप्लाई का डिटेल्स जब भी वो अपलोड करेगा, अपलोड का बेसिस क्या रहेगा, इनवॉइस. मिस्टर बी जब उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको भी इनवॉइस के बेसिस में ही वो मैच करेगा, और जब दोनों मैचिंग करता है तभी जाके ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रजिस्टर पे जीएसटी के वेबसाइट में बेसिकली हिट करता है, और तभी जाके आईटीसी क्लेम भी हो पाता है. ये सब विषय, ये सब डिस्कशन हम लोग एकदम स्टार्टिंग इन आईटीसी लेक्चर्स में ही चर्चा कर लिए. तो सर अभी क्या है, ये अपडेट क्या बता रहा है सर, ये सर्कुलर जो रिसेंटली सीबीआईसी ने निकाला, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज सेड in exercise of the powers conferred by sub rule 4 and rule 48 of the CGST rule 2017, the government on the recommendations of the council hereby makes the following further amendment in the notification of the government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, 21st March 2020, publish the Gazette of India extraordinary part 2 section 3, ठीक है, with effect from first day of April 2022, the word 50 crore rupees, the word 20 crore rupees shall be substituted. मतलब जो 50 करोड़ के लिए था वो 20 करोड़ में सब्स्टिट्यूट किया गया, अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है उसके लिए. ठीक है, यहाँ पर बोला है देखो, with the more suppliers would be required to raise e-invoice with effect from April 1, 2022. If the invoice is not valid, ITC input tax credit on the same cannot be upheld by the recipient beside applicable penalties. साथ में आपको पेनल्टीज भी लगाया जाएगा. सो ये रिसेंट अपडेट है जीएसटी रिलेटेड, मैं आपको बता दिया. ठीक है, ऐसे सर जीएसटी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है ना सर. जीएसटी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्यों नहीं चाहिए सर. ठीक है, एक फाइनेंशियल अपडेट ले लो सर. ये एक रिसेंट अपडेट है, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मैं सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ. ये अपडेट जीएसटी का नहीं है, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंस का है. सरकार एक्सपेंस कहाँ करता है, इसमें भारत का एक्सपेंडिचर देखो सर, पूरा दुनिया भर में ये क्या है, डिफेंस बजट. ठीक है, वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े कंट्रीज का डिफेंस बजट है. भारत भी वर्ल्ड का टॉप बिग कंट्रीज में आते हैं, और डिफेंस में कितना खर्चा करना पड़ता है देखो सर. सबसे ज्यादा है यूएसए, 754 बिलियन का यूएस का डिफेंस बजट है. सेकंड में आता है चाइना, जिसका डिफेंस बजट है 207 बिलियन का. ठीक है सर, उसके बाद आता है यूके 72 बिलियन का. उसके बाद आता है इंडिया 65 बिलियन का. उसके बाद आता है रशिया 62, फ्रांस 59, जर्मनी 56, जापान 49, कोरिया 47, इटली 34, ऑस्ट्रेलिया 34. सर क्या समझ आ रहा है, एंड साउथ अफ्रीका नहीं, सऊदी अरबिया, सॉरी सऊदी अरबिया 47 बिलियन. सो ये डिफेंस बजट है सर. सर बाकी कंट्री का तो मैं समझ गया, पर भारत का प्रॉब्लम आप लोग समझ सकते हो सर. सर भारत जैसे देशों में जिसका पॉपुलेशन प्रेशर इतना ज़्यादा है, इसके लिए 65 बिलियन, इंग्लैंड करे 5-7 करोड़ पॉपुलेशन के साथ, इनकम बहुत है. इंडिया जैसे कंट्री के लिए 65 बिलियन खर्चा करना, इट्स रियली अ बिग मैटर. और भी खर्चा करना पड़ेगा बिकॉज चाइना का थ्रेट हमेशा है हमारे ऊपर. 207 बिलियन का डिफेंस में खर्चा करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना चाहिए, और उसमें जीएसटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, इनकम टैक्स भी है, और भी टैक्स का रेवेन्यू ही तो सबसे बड़ा पार्ट है ना सर गवर्नमेंट का इनकम का. सो इससे आपको एक आइडिया जरूर मिला होगा कि क्यों गवर्नमेंट को इतना पैसा चाहिए होता है. नहीं तो मुश्किल है सर. ठीक है, गवर्नमेंट नीड्स रियली, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, मतलब डेस्परेटली, गवर्नमेंट डेस्परेटली नीड मनी. ठीक है, तो पैसा तो गवर्नमेंट को चाहिए, बट क्या पब्लिक को तो गला काट के तो नहीं ले सकता ना. तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, और गवर्नमेंट को थोड़ा बेनिफिट, गवर्नमेंट पब्लिक को थोड़ा बेनिफिट भी देना चाहते हैं, इसीलिए आईटीसी भी प्रोवाइड करते हैं. आप लोगों ने देखा सर, मैं जो स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाया अभी, हेलो, आप लोगों ने देखा, कुछ समझ में आया? क्या रे? हाँ सर. चलो सर, बढ़िया है सर. फिर गवर्नमेंट को और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कैसे मिल सकता है सर? उसके लिए बिजनेस और डेवलप होना चाहिए. जितना बिजनेस बढ़ेगा, गवर्नमेंट को और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिलेगा.
जैसे बिजनेस बढ़ने के बारे में भी एक स्टैटिस्टिक्स रिसेंटली मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, अब देख सकते हो व्हिच स्टेट्स हैव द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स। सर न्यू बिजनेस स्टेट वाइज कहाँ सबसे ज़्यादा है? सर सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र करता है 33,000, उसके बाद है कर्नाटका 19,067 न्यू स्टार्टअप्स, गुजरात है 12,000, तमिलनाडु है सर হ্যালো 11th। हाँ बोलो। বলছি আমি এই নিতিন গাডকারির একটা প্রেস মিট দেখছিলাম, বলছে যে তোমার গুজরাট থেকে নাকি সাকসেসফুল ইউনিকর্ন বেরিয়েছে, মানে তোমার हम्म। 7খানা বিজনেস। আমার अच्छा, এক্স্যাক্টলি নামটা মনে নেই, তবে গুজরাট থেকেই 7খানা স্টার্টআপ ইউনিকর্ন হয়ে गए। नहीं यूनिकॉर्न तो गुजरात से बनता ही है, कर्नाटका से तो बनता ही है। ठीक है, बैंगलोर इज द हब ऑफ इंडियन बिजनेस न्यू स्टार्टअप हब। ठीक है, सो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, दिल्ली, हरियाणा इज अ वेरी स्मॉल मतलब एरिया, वहाँ से भी 9,083, यूपी इज अ बिग पार्ट 19,097, एंड वेस्ट बंगाल 10 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर 7,942। ये अमाउंट ज़्यादा होना ज़रूरी है, जैसे यूपी का भी ज़्यादा होना ज़रूरी है, बिकॉज यूपी 20 करोड़ पॉपुलेशन है, 19,000 इज अ वेरी लो कंपेरेटिवली। वेस्ट बंगाल मॉडरेट में है, मैं कम भी नहीं बोलूँगा ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, बट जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा सर। ठीक है, सो बिजनेस डे बाई डे जितना इंप्रूव करेगा जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा, ये तो ऑब्वियस बात है। जिसमें स्टार्टअप से आपको ये समझ आता है कि भाई बिजनेस कल्चर बढ़ रहा है, स्टार्टअप से ये समझ में आ जाता है कि भाई स्टार्टअप कल्चर, बिजनेस कल्चर बढ़ रहा है, दैट्स अ गुड साइन, और जीएसटी कलेक्शन भी गवर्नमेंट में बड़ा हेल्प होगा। तो ये सब कुछ डेटा मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो चलो अभी आईटीसी में आ जाते हैं। सर आईटीसी में हम लोग लास्ट वीक कहाँ छोड़े थे? अब हार्डकोर डिस्कशन ये স্যার सर তেলেঙ্গানাতে দেখলাম ভালো জিএসটি কালেকশনে রয়েছে। बताते गए। তেলেঙ্গানা এই যে ম্যাপে हम्म। দেখছিলাম। हाँ तेलंगाना एक्चुअली वो देख वो डेस्टिनेशन बेस्ड है ना, जीएसटी कलेक्शन में तेलंगाना का स्टार्टअप अभी खराब नहीं है, बट स्टार्टअप के साथ जीएसटी का डायरेक्ट कनेक्ट। 9,000 समथिंग। हाँ 9,000 समथिंग तेलंगाना, यस। ठीक है, तेलंगाना रिसेंट ट्रेंड में सब बहुत इंप्रूवमेंट किया है, बहुत इंप्रूवमेंट किया है, न्यूली फॉर्म है बट बहुत इंप्रूवमेंट किया है। ठीक है सर, ये सब अपडेशन आप लोगों को रेगुलर बेसिस में मिलता रहता है, और मैं बात कर लूँगा बीच बीच में। नाउ पॉइंट इज दैट सर हम लोग ब्लॉक क्रेडिट में बात कर रहे थे, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, मतलब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब है ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आपको आईटीसी नहीं मिलता है। अगर मैं आपको एक बार समरी बताऊं कि हम लोग क्या क्या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आगे क्या क्या और जानना है, तो फिर आपको मैं एक बार गो थ्रू करवाना चाहूँगा। जस्ट अ सेकेंड। आप देख लो एक बार। बेसिकली ठीक है, ये डेफिनेशंस का एरिया हो चुका है, सेक्शन 17 का बात कर चुका मैंने। ठीक है, तो सेक्शन 16 17 ये सब डिस्कशंस मैंने कर दिया। ठीक है, अब आगे जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, रेलिवेंट डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट था। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसका मैंने डिटेल्स में बात किया आपके साथ। अब ब्लॉक क्रेडिट में चर्चा चालू है, ठीक है, जारी है, अब इसमें ही आज और बाकी डिस्कशंस करना पड़ेगा। और जैसे ही ब्लॉक क्रेडिट खत्म हो जाएगा फिर चालू होगा सेक्शन 18, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, लेकिन उससे पहले अभी आपको ब्लॉक क्रेडिट डिटेल्स में समझना होगा कि ऐसे कौन से सिचुएशंस है जहां क्रेडिट नहीं मिलता। ठीक है, आपका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाता है, एंड इट्स अ वेरी रीजनेबल एंड लॉजिकल कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि सरकार जबरदस्ती आपका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया। ठीक है, क्रेडिट ब्लॉक करने से बिजनेसमैन को खराब जरूर लगता होगा, बट बात खराबी का नहीं है, इट्स नॉट अबाउट एनी इमोशनल मैटर, इट्स अ प्योर बिजनेस मैटर। गवर्नमेंट को भी अपने तरफ देखना पड़ता है, बिजनेसमैन को भी सुविधा देना पड़ता है, और ज़रूरत के हिसाब से जो लॉजिकल या रिजनेबल लगेगा वो होना चाहिए। ये समय के साथ साथ अपडेशन भी होता रहता है। ठीक है, और फिर लास्ट में मैं आपको आईटीसी यूटिलाइज भी बताऊंगा, एक आईटीसी रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व करने का कोशिश करूंगा आज। ठीक है, तो सर अभी आज ब्लॉक क्रेडिट में ही बाकी बात करेंगे। हाँ चलो, कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे।
ये पॉइंट मैं लास्ट दिन बोल के छोड़ा था आपको, दैट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, क्लॉज सी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ये वाला पॉइंट बोला था। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाया था, फिर इस रिगार्डिंग मैंने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है वो बताया था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था, प्लांट एंड मशीनरी क्या है उसके बारे में भी डिस्कस किया था, और एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ से आपसे बातचीत किया था। तो ये पॉइंट में अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट इज ये था कि आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर आप कोई काम किसी को कॉन्ट्रैक्टर को देते हो, ठीक है, किसी भी मैटर पे, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी को भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का जो काम आप देते हो, इज अवेलेबल ओनली इन द फॉलोइंग 3 सिचुएशंस, मतलब कंस्ट्रक्शंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्टर सर्विस देते हो और वो जो भी कंस्ट्रक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी का करेगा उसमें आईटीसी नॉर्मली ब्लॉक रहता है, ठीक है, नॉर्मली वो ब्लॉक रहता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में आपको आईटीसी मिल सकता है, जैसे कि व्हेन द वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज अवेल्ड बाय ए वर्क कॉन्ट्रैक्टर फॉर बीइंग यूज्ड इन द प्रोवाइडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। अगर एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दूसरे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को कोई कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा है, मतलब दैट इज अ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या पार्ट ऑफ बिजनेस, तो इन दैट केस जैसे कि एक कैटरिंग सर्विस बिजनेस फ्रॉम लुधियाना जो जलंधर में किसी को कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड किया था, तो ये अगर सब सर्विस के अंदर में कुछ बात है, ठीक है, तो आपको आईटी से मिल सकता है। डिटेल्स डिस्कशन हम लोग लास्ट वीक कर लिया था, अगर किसी ने भी लास्ट वीक का क्लास मिस किया है तो वहां पर ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का डिटेल्स डिस्कशन हुआ है, लास्ट पार्ट में आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। सेकेंड केस जो था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इन दिस केस आईटीसी इज अलाउड टू ऑल रिसिपेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर लाइन ऑफ बिजनेस। अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब अगर कोई प्लांट मशीनरी कंस्ट्रक्ट करते हैं चाहे कोई भी लाइन ऑफ बिजनेस के हो तो भी आईटीसी उनको मिलेगा, ठीक है, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये सब डिस्कशंस किया था। एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज नॉट कैपिटलाइज्ड, और अगर आप आपके मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को कैपिटलाइज नहीं करते हो, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आप उसको कैपिटलाइज नहीं करते हो तो आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल सकता है। आईटीसी इज अलाउड टू ऑल रिसिपेंट रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लाइन ऑफ बिजनेस। अगर आपको ये पॉइंट को अच्छे से समझना, ये तो मैंने बस आपको वापस गो थ्रू करवाया, इसका डिटेल्स डिस्कशन लास्ट वीक हुआ था। अगर लास्ट वीक का क्लास रिवाइज नहीं किए या फिर घर में नोट्स नहीं पढ़े तो प्लीज मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि आप जरूर पढ़े, नहीं तो भूल जाओगे सर। जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जब पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि ऐसा खास बात कुछ है नहीं, लेकिन जब आप इसको चर्चा नहीं करते तो ये आसमान से टपकेगा और खजूर पे लटकेगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर, जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको समझ आएगा, फिर अगर चर्चा नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि समझ नहीं आ रहा, बिकॉज इसका जो मेन कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। बिकॉज गवर्नमेंट जो जीएसटी चार्ज करते हैं ना वो ट्रांजैक्शन के बेसिस पे करते हैं। सो आपको इस मैटर पे ध्यान रखना है कि डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है, और इतना वैरायटीज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस है जिसका हम लोग हर कोई तो हर तरह का बिजनेस के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो फिर इतना याद रखना मुश्किल है। तो फिर सर तो रेगुलर चर्चा करना चाहिए आपको, रेगुलर जो पढ़ाई हो रहा है, जो एग्जाम्पल्स बातचीत होता है क्लास में, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं क्लास में रियल लाइफ सिचुएशंस को समझने के लिए। अगर आप उसके साथ जुड़े रहोगे, थोड़ा कनेक्टेड रहोगे, तो आप कनेक्टेड रहोगे, समझ में आएगा। और अगर आप बोलोगे नहीं सर एक दिन सर पढ़ा देंगे और मैं एक महीना बाद ओपन करूंगा और फिर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, सर तब प्रोफेशनल्स नहीं बन पाओगे। पॉइंट टू बी नोटेड सर, ठीक है। प्रोफेशनल्स तभी बनते हैं कोई जो रेगुलर चर्चा करते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल्स बनना है ना तो रेगुलर चर्चा में रहो, ठीक है, रेगुलर चर्चा ऑफ एनी सब्जेक्ट्स, चाहे जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, ठीक है, नहीं तो सिर्फ नाम का डिग्री रहे, मतलब नाम का पढ़ाई रहेगा, सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। अगर आपको ओरिजिनल में बनना है ना, आपको रेगुलर इसका प्रैक्टिस एंड चर्चा जारी रखना है। बात सुनने में थोड़ा ऑड लगता होगा कि सर आप डांट रहे हो, नहीं सर डांट नहीं रहे, आपको रियलिटी या हकीकत बता रहे हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपडेट नहीं रखोगे ना, तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ या देखा हूँ कि जो डिग्री तो ले लिया, बहुत दिन पहले लिया, लेकिन समय के साथ अपडेट नहीं हुआ, पता ही नहीं क्या चल रहा है, डिग्री लेके सो गए, डिग्री लेके सो गए, फिर बोलता है कि मेरे पास काम नहीं आ रहा है। अरे भाई काम क्यों आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको रेगुलर अपडेशन चाहिए। इफ यू वांट टू सॉल्व रेगुलर मतलब प्रॉब्लम्स इन द मार्केट, तो फिर आपको रेगुलर अपडेशन करना पड़ेगा।
और उसके लिए रेगुलर पढ़ाई करना है, अपडेट करना है। पढ़ाई कभी बंद नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हो ना प्रोफेशनल्स बनना है और पढ़ाई बंद कर देना है, ऐसे तो किसी भी प्रोफेशन में अगर आप हो, खुद को अगर रेगुलर बेसिस में मेहनत नहीं करोगे तो कभी आप शाइन नहीं कर पाओगे। जो क्रिकेटर होते हैं, विराट कोहली क्या इंडियन टीम में चांस पाने के बाद खेलना छोड़ दिया, मतलब नेट प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। लेकिन लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं एक बार कुछ बन जाऊं, ठीक है, एक बार मुझे जॉब मिल जाए फिर और क्या, चिंता ही मुक्त। ऐसा थोड़ी है। जिस पर्पस के लिए हम बनते हैं या जो पर्पस फुलफिल करके कोई भी जॉब या प्रोफेशनल प्रैक्टिस या वोकेशन जो भी हम करते हैं, उसमें रेगुलर चर्चा सबको करना चाहिए। चाहे आप डॉक्टर हो, टीचर हो, चार्टर्ड हो, लॉयर हो, या कोई भी प्रोफेशन में आप हो। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, स्पेशली मैं टिपिकल जो जॉब करते हैं, इनका एक माइंड सेटअप है, या फिर जो पुराने सिस्टम का बना हुआ प्रोफेशनल्स है, दे फील लाइक दैट भाई डिग्री मिल गया अब तो मैं इस लाइसेंस के थ्रू से कुछ भी कर सकता हूँ। अरे क्या कुछ भी कर सकते हैं? फिर लास्ट में हेराफेरी करता है और फिर डुप्लीकेसी में फंसते हैं। अपडेशन का काम करेगा ना तो बंदा कभी डुप्लीकेसी नहीं करेगा। ये जो न्यू सीएमए एक्ट में चेंजेस ला रहा है, चेंजेस नहीं मतलब बेसिकली एक आईआईटी आईआईएम जैसा एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट बनाना चाहता है, जिसमें सीएमए का कॉम्बिनेशन बना के अल्टीमेटली सीएमए को बता रहा है, थ्रेड दे रहे हैं कि भाई आप अपना मतलब प्रैक्टिस को ग्लोबलाइज करो, ऑथेंटिक करो, डुप्लीकेसी से जितना हो सके दूर रहो। बिकॉज हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहते हैं कि जो सीएमए कर रहे हैं इट्स ओके, बट प्रैक्टिसिंग के टाइम पे ये जो डुप्लीकेसी का खेल चलता है ना, जो करप्शन को और बढ़ावा देता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें और ट्रांसपेरेंसी आ जाए। और ये कंपटीशन देना चाहता है गवर्नमेंट बेसिकली, जस्ट अ डायरेक्ट कंपटीशन टू सीएमए इंस्टीट्यूट, कि भाई आप भी अपने आप को डेवलप करते जाओ डे बाय डे, और हम भी आपके पैरेलली सिमिलर इंस्टीट्यूट बिल्ड कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग आज ही बिल पास हो गया, खबर है आप लोगों के पास? इवन आप लोग भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ कमेटी सर। सजेस्ट पर उसको फाइनलाइज नहीं किया गया है हाँ अभी। जस्ट बिल एक क्या बोलो। डिसिप्लिनरी कमेटी होता है ना, वो उसके लिए पास हुआ है सिर्फ। हाँ मतलब उसमें नॉन तीनों सीए इंस्टीट्यूट में नॉन जो सीएस, डिसिप्लिन, हाँ नॉन सीए एटोनॉमी, नॉन सीएस, हाँ बोल, सुन रहा हूँ। अब थोड़ा एटोनॉमी कम हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट के हाँ हाथ में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नहीं ऑटोनॉमी रहेगा, मतलब सीएमए जिस तरह से काम करते हैं इनके अथॉरिटी पे गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, ये गवर्नमेंट ने बोला है। लेकिन गवर्नमेंट बेसिकली एक पैरेलल कंपटीशन लाना चाहते हैं। और ये जो जो भी करप्शन सिस्टम जो भी हम लोग देखते हैं, इसमें सीएमए का बहुत बड़ा रोल होता है। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इंटीग्रिटी लेवल में क्वेश्चन मार्क आ गया, अब ये क्वेश्चन मार्क को ठीक करना है। तो इसमें एक ग्लोबल लेवल में, ये ग्लोबल कोर्स है, सीएमए सब ग्लोबल कोर्स है, लेकिन इसमें ग्लोबलिटी में प्रॉब्लम हो जा रहा है। जब अगर ऑथेंटिक सिचुएशन मतलब ओरिजिनलिटी में क्या होता है ना, डुप्लीकेसी कर लेते हैं, कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी काफी बढ़ रहता है फार्म लेवल में, मतलब चार्टर्ड फार्म, सीए फार्म, सीएस फार्म लेवल में। ये डुप्लीकेसी को कम करना है। तो इसके चलते गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि वैसा एक पैरेलली एक ग्लोबल लेवल में कुछ इंस्टीट्यूट हम लोग अगर फॉर्म करेंगे तो शायद सीएमए भी और अच्छे से काम करेगा, मे बी। ठीक है, क्योंकि काफी दिनों से प्रॉब्लम है सर, मतलब इसमें बहुत दिनों से बातचीत चल रहा था, तो अल्टीमेटली वो दिन आ ही गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है। इसको लेके भी मुझे लगता है थोड़ा बवाल होगा, थोड़ा बहुत तो बवाल होगा। अब आई डोंट नो कितना बवाल होगा नहीं होगा, बट देखते हैं चलो। सो प्लीज अपडेट रहिए सर, रेगुलर बेसिस में पढ़ाई करते रहिए। अच्छा, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी, ठीक है, जो आपको सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में बात करता है। मतलब सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? से फॉर एग्जांपल आप एक फैक्ट्री हो या फिर आप एक कंपनी हो, आप अपने फैक्ट्री में या अपने कंपनी में इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करोगे, उसके लिए जो भी खर्चा करोगे, क्या आपको उसका आईटीसी मिलेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अगर अपने ही ऑफिस के लिए ऑफिस बिल्डिंग बनाओगे, ठीक है ना, पॉइंट इज दैट ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए रॉ मटेरियल, सीमेंट, बहुत सारी चीजें आप खर्चा करोगे उसमें, जो भी। तो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक बिल्डिंग वगैरह बनाने में आपका जो भी खर्चा होगा, क्या आप उसको आईटीसी में दिखा सकते हो? मतलब क्या नो उसको, हाँ, नो सर। ठीक है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें सर एक थिन लाइन है, कर सकते हो, कर भी सकते हो, ना भी कर सकते हो, कब कर सकते हो और कब ना कर सकते हो, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए पहले आप प्रोविजन जानो, फिर आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। सो
आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड बाय टैक्स पेयर्स, जो आपको मैं पहले दिन का क्लास में समझा रहा था। अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के थ्रू से काम करवा रहे थे, अदर देन वर्क कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट अवेलेबल, उसमें आपको आईटीसी नहीं मिल रहा था। बट व्हाट हैपेंस इफ अ टैक्स पेयर्स, अगर आप टैक्स पेयर्स procure goods and service and constructs an immovable property for being used in the course of furtherance of business without availing service of work contractor, work contractor के service के बिना, will ITC be allowed in such a case? क्या ITC अवेल होगा ऐसे केस में? The answer is no. Now क्यों नो क्यों है? ITC is not allowed on goods and service received by a taxable person for construction of an immovable property other than plant and machinery. अगर plant and machinery बिठाते हो तो मिलेगा, लेकिन बाकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। प्लांट मशीनरी पे छूट है, उसमें आईटीसी क्लेम कर सकते हो। सो पॉइंट इज दैट आईटीसी इज नॉट अलाउड, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑन गुड्स और सर्विस रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट, मतलब अपने कारण में, इवन दो सच गुड्स और सर्विस आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। Thus, ITC on goods and service used in the construction of an immovable property is blocked only in those cases where taxable person constructs the immovable property for his own use, even if the immovable property being constructed is used in the course or furtherance of his business. Now, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं, चलो आगे देखते हैं। A company buys a cement, tiles, etc. एक कंपनी सीमेंट खरीदा, टाइल्स खरीदा, and avails the service of an architect for construction of its office building. आर्किटेक्ट का सर्विस भी लिया अपने ऑफिस बिल्डिंग को बनाने के लिए। आईटीसी ऑन सच गुड्स एंड सर्विस इज ब्लॉक्ड। ये जो आईटीसी है ना, ऐसे गुड्स एंड सर्विस के लिए जो भी आईटीसी उनको मिलेगा वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, बिकॉज ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं माना जाता। लेकिन दूसरे पॉइंट में देखो आप, हिम एंड कंस्ट्रक्शंस प्रोक्योर सीमेंट, पेंट, iron rods and service of architect and interior designer for construction of a commercial complex for one of its clients. अपने क्लाइंट के लिए आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सीमेंट, पेंट, आयरन रॉड्स परचेस कर रहे हो, आर्किटेक्ट का सर्विस भी ले रहे हो, तो क्या इन ऐसे केस में आपको आईटीसी ब्लॉक किया जाएगा कि आईटीसी मिलेगा? एग्जांपल 31 एंड एग्जांपल 30। हाँ बोलो। আইটিসি তো পাবে স্যার, এটা নিজের জন্য কিছু ইউজ করবে। यस सर, नॉट फॉर हिज ओन अकाउंट बट फॉर क्लाइंट, मतलब ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है ना सर, ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, एमएन कंस्ट्रक्शन प्रोक्योर सीमेंट, पेंट, आयरन रॉड्स एंड सर्विस फॉर आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर वन ऑफ इट्स क्लाइंट, आईटीसी ऑन सच गुड्स एंड सर्विसेज अलाउड टू एमएन एंड कंपनी। ठीक है, अगर आप खुद के लिए करते तो नहीं मिलता, क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो मिलेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा बात भी देख लो। A company buys cement, tiles, etc. and avails the service of an architect for renovation of its office building. The company has booked such expenditure in the profit and loss account. Point to be noted. कंपनी जो खर्चा किया ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज नहीं किया, बल्कि इसको एक्सपेंडिचर के तौर पे दिखाया, पीएल में बुक किया, चार्ज किया, तो क्या मिलेगा? आईटीसी ब्लॉक्ड और अवेल्ड, बोलो। हेलो, सर आईटीसी अलाउड है, खुद के लिए कर रहा है, लेकिन फिर भी आईटीसी इसलिए अलाउड है व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इज नॉट कैपिटलाइज्ड। सर अगर आप पीएल में चार्ज करते हो तो वो कैपिटलाइज नहीं हुआ ना, बिकॉज पीएल में तो, हाँ बोलो सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। वेरी गुड सर, कैपिटलाइज मतलब आपका बैलेंस शीट आइटम हो जाता है, कैपिटल की तरह दिखेगा, पीएल में काम नहीं है कैपिटलाइज का। सो अगर आप उसको एक्सपेंडिचर की तरह यूज करोगे तो आपको आईटीसी मिलेगा, मतलब वो बिजनेस का खर्चा मान लिया जाएगा। आईटीसी ऑन सच गुड्स एंड सर्विसेज अलाउड। ठीक है, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिन लाइन है सर, वेरी थिन लाइन इज देयर।
कि किस पर्पस में कब कब यूज कर रहा है। पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको क्या बार बार बोलता हूँ, जीएसटी इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, बट इतना सारा अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ट्रांजैक्शंस का कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस में सोचोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो फिर भूल जाओगे। जब आप लोग रियल में प्रैक्टिस करोगे ना, तो भी आपके सामने बहुत ऑप्शंस आएगा, ठीक है, कि भाई ये कंपनी जो है, ऐसे ऐसे सिचुएशंस आएगा ना, भाई कंपनी ने सीमेंट खरीदा, कंपनी ने टाइल्स खरीदा, कंपनी ने बिल्डिंग बनाया, आर्किटेक्ट का सर्विस भी लिया, खर्चा किया, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज नहीं किया, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंडिचर में डाल दिया। अगर आप इसका नेचर को एक्सपेंडिचर में डाल देते हो तो इसमें आप आईटीसी क्लेम कर लेना, लेकिन आप इसको अगर कैपिटलाइज कर देते हो तो आईटीसी क्लेम मत करना। अगर किसी और के लिए करते हो तो आईटीसी ऐसे ही मिलेगा, बिकॉज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। लेकिन अगर खुद के लिए ऐसे ही कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग, देन नॉर्मली आईटीसी ऑन सच गुड्स एंड सर्विसेज ब्लॉक्ड। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? बोलो सर, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ITC on goods and service used by an automobile company for construction of a foundation on which a machinery, point to be noted, ऑटोमोबाइल कंपनी अपने मशीनरी का फाउंडेशन के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, क्या करेगा? आईटीसी मिलेगा? यस और नो? खुद के लिए इमूवेबल है, मशीनरी कंस्ट्रक्ट कर रहा है फॉर द फाउंडेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फाउंडेशन ऑन व्हिच अ मशीनरी इज टू बी माउंटेड परमानेंटली। परमानेंट मशीन बैठेगा, परमानेंट मशीन मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। टेल मी सर, आईटीसी मिलेगा और क्यों मिलेगा? हाँ, मशीनरी पे तो अलाउ है ना। मशीनरी पे तो अलाउ है ना। वेरी गुड, वेरी गुड जिया, मशीनरी पे तो अलाउ है, ठीक है, मशीनरी पे अलाउड है। ये पॉइंट आपको मैं स्टार्टिंग में ही बोला। इवन ये पहले वाला जो सेक्शन था, क्लॉज सी जो था, वहां पर भी इसका बारे में बात हुआ था, ठीक है। ये देखो पॉइंट नंबर 1, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लांट एंड मशीनरी पे आईटीसी अवेलेबल है। मतलब सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वो प्लांट मशीनरी है तो आपको आईटीसी मिलेगा, ठीक है। दिस इज द डिस्कशन, सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्लॉज डी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। पर्पस समझिएगा तो जवाब भी मिल जाएगा, पर्पस समझेगा नहीं तो जवाब देने में दिक्कत हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो मैं आगे बढ़ूं, बोलिए। हाँ सर। है दादा। अनदर पॉइंट सर, सर इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई मतलब आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई क्या होता है? इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं? अरे बोलो सर। इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेस कर रहे हैं ना। इनवर्ड सप्लाई चार्ज टू टैक्स अंडर, वेरी गुड सर, कॉम्पोजिशन लेवी। सर कॉम्पोजिशन लेवी क्या होता है? सर ये मैंने आप लोगों को चार्ज अंडर जीएसटी में या फिर सप्लाई अंडर जीएसटी में या जीएसटी इंट्रोडक्शन में भी इसके बारे में डिस्कशन होता है, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट, सर कॉम्पोजिशन लेवी क्या है? सर इतना जान लो कि कॉम्पोजिशन में जिन लोगों का जीएसटी रजिस्टर होता है, ठीक है भाई, कॉम्पोजिशन जीएसटी रजिस्टर बिजनेस में कॉम्पोजिशन लेवी मतलब कॉम्पोजिशन में आप जीएसटी किसी से नहीं ले सकते, मतलब यू कांट कलेक्ट जीएसटी। इतना जान लो सर। अभी अगर किसी ने भूल गया तो इतना जान लो, या फिर क्लास बाई चांस सप्लाई या सप्लाई अंडर जीएसटी में क्लास नहीं किए तो इतना जान लो कि नॉर्मली जो टैक्स पेयर्स जीएसटी वाले होते हैं, मतलब जो बेसिकली जीएसटी में टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, बट कॉम्पोजिशन वाले आईटीसी नहीं क्लेम कर सकता। ये नॉर्मल केस में आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता सर, बिकॉज जो कॉम्पोजिशन लेवी में होते हैं ना, वो अपने कस्टमर से आईटीसी चार्ज नहीं करता, तो फिर इनको जीएसटी देना पड़ता है। यस, दे कैन पे जीएसटी और दे विल पे जीएसटी इन अ लम सम वैल्यू में, ठीक है, क्वार्टर बेसिस में इनका रिटर्न होता है और एक लम सम टैक्स अमाउंट इनको पे करना पड़ता है। मतलब रेगुलर कोई जीएसटी फाइलिंग का मैटर नहीं होता, साल में एक बार या क्वार्टरली टर्नओवर पे एक वन टाइम टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। दिस इज सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी। बेसिकली जो अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, उनके लिए कॉम्पोजिशन लेवी है, तो उन्हें उनके लिए भी आईटीसी ब्लॉक हो जाता है। জিএসটি দিয়ে জিনিস নিতে পারবে, কিন্তু মানে সে জিএসটি দিয়ে জিনিস নিতে পারবে,
বাট জিএসটি দিয়ে বেচতে পারবে জিএসটি কাউকে কালেক্ট করতে পারবে না, জিএসটি কালেক্ট করে বেচতে পারবে না। यस, বেচতে পারবে না। खुद जीएसटी दे के परचेस करेगा बट जीएसटी लेके बेच नहीं, सेल नहीं कर पाएगा। इन सिंपल यही होते हैं कॉम्पोजिशन लेवी, ठीक है। और इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा बाकी लोगों से, रेगुलर वाले से अलग होता है, ठीक है। रेगुलर वाले से क्या है, रेगुलर का क्या है, वो लोग एकदम बिल्कुल आईटीसी क्लेम कर लेगा, लेकिन कॉम्पोजिशन के केस में आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा वो। कैसे? ए सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम इट्स कस्टमर, दस सच सप्लायर इशू बिल ऑफ सप्लाई। तो ये लोग क्या इशू करता है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, इनवॉइस इशू नहीं करता, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाता है, ये लोग सप्लाई का बिल इशू करते हैं। স্যার কম্পোজিশন লিভি সময় এটা সে আনরেজিস্টার্ড জিএসটি পার্সনের মতন হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা? नहीं, जैसे they are registered as a composition levy, they are not exactly unregistered। না না, মানে স্যার রেজিস্টারে যেটা হচ্ছে যে কালেক্ট করছে কিন্তু মানে নিজে সেল করতে পারছে না জিএসটি নিয়ে, সেটা পারছে না, সেই ক্ষেত্রে স্যার মানে আনরেজিস্টার্ড পার্সনও তো এরকম ব্যাপারটাই করতে পারে না, সেটাই বলছি। एक्चुअली रियल लाइफ सिचुएशंस क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत सारे शॉप है, जैसे एक शॉप के बारे में मुझे याद आ रहा है, घर के सामने ही है, इट्स अ वेरी फेमस शॉप, रेस्टोरेंट बेसिकली। आजकल शायद ये जीएसटी रेगुलर जीएसटी पेयर हो गया, गुप्ताज वेज, ठीक है। सो वेज रेस्टोरेंट इन मतलब नियर केस्टोबल वीआईपी रोड। इसका और भी एक चिनार पार्क में भी एक है, ठीक है, और भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। गुप्ताज वेज कॉम्पोजिशन लेवी में काम करता है। मैं जब भी इनसे परचेस करता था तो इस पर लिखा रहता था कॉम्पोजिशन लेवी, जीएसटी नहीं लेता था। एक्चुअली क्या है, जब बांगुर में क्लास करके घर आते थे तो रेगुलर बेसिस में खाना खरीदना पड़ता था सर, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग बांगुर से भी खाना लेते थे, वहाँ पर भी एक वेज शॉप है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली वेज खाते हैं सर, मतलब नॉर्मली नहीं, रेगुलर वेज खाते हैं। तो बांगुर में जो वेज शॉप है उसका नाम है वेज ढाबा बोल के, वो टैक्स कलेक्ट करता था, तो थोड़ा महंगा होता था उसका खाना, लेकिन इसका खाना महंगा नहीं, थोड़ा सस्ता पड़ता था, बिकॉज टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये अपने कस्टमर से, सर खाना देख के अभी पानी मत लाना मतलब टंग में, ठीक है, ये बस एक एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। तो पॉइंट इज दैट सर, कई बार ऐसे होते हैं कि आपका कस्टमर जीएसटी देगा तो फिर आप बेच नहीं पाओगे, तो गवर्नमेंट बोलता है कि भाई ठीक है, आप जीएसटी कलेक्ट मत करो। ऐसे ये एग्जांपल है, मेरा एक स्टूडेंट है, उनका कॉस्मेटिक्स का शॉप है, उनका भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा खासा सेल होता है, बट अगर वो जीएसटी कलेक्ट करेगा तो कस्टमर जीएसटी देने के लिए रेडी नहीं है। जीएसटी देने से ही मार्केट कंपटीशन में प्रॉब्लम है, लेकिन खुद जब परचेस करके लाता है तब वो टैक्स देके ही लाता है। ये प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने एक दूसरा रास्ता निकाला, मतलब तीसरा रास्ता ये है कि देखो भाई, आपका सेल अच्छा है, टर्नओवर अच्छा है, तो आपको जीएसटी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप कलेक्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप एक लमसम जीएसटी दे देना साल में, और एक क्वार्टरली रिटर्न टर्नओवर के बेसिस में एक रिटर्न फाइल कर देना। आपको रेगुलर बेसिस में मंथली जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये सब के अंदर आपको आने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा करने का जरूरत पड़ जाता है सर, सिचुएशन टू सिचुएशन। तो दे आर नॉट अनरजिस्टर्ड एग्जैक्टली, ठीक है। ये एक्चुअली इनके लिए ये बेनिफिट नहीं है। अगर ये कस्टमर को टैक्स देके बेचता तो इनके लिए अच्छा होता, बट कस्टमर अगर टैक्स देके सेल करता है तो फिर कस्टमर में भी ऐसा फील करता है कि भाई बहुत टैक्स लग जाता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। सिंपल है, जैसे एक सिंपल बात करता हूँ, मैंने देखा अब 18% जीएसटी देके खाना खाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। मैं खुद देखा, कई बार मैं नॉर्मली डोसा ऑर्डर करता हूँ, मेरे घर के सामने एक दुकान है, तो कभी तबीयत खराब हुआ था, एक दिन मैंने डोसा ऑर्डर कर दिया जोमेटो में। उसी दुकान में नॉर्मली मैं फिजिकली जाके लाता हूँ, तो एक दिन हेल्थ अच्छा नहीं था, तो मैं बोला एक काम करते हैं, जोमेटो में ऑर्डर करते हैं। जो डोसा में 150 में लाता दोनों के लिए, वही डोसा में ऑनलाइन ऑर्डर किया तो मेरा 300 के आसपास का चार्ज पड़ गया, डिलीवरी चार्ज, जीएसटी रेट सब लगा के ऑलमोस्ट 300 के आसपास। प्रॉब्लम करता है सर, ठीक है, प्रॉब्लम करता है। तो ऐसे केसेस में कस्टमर नॉट ईगर टू पे जीएसटी, तो क्या करेगा बंदा, सेल गिर जाता है। तो गवर्नमेंट बोलते हैं भाई हम आपको कुछ प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे, आप कॉम्पोजिशंस में आ जाओ, आपका टर्नओवर अच्छा खासा है, आप कॉम्पोजिशंस में रहो, और हमें एक टैक्स पे कर देना, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वैलिड कर लेंगे आपको। समझ में आया संपर्क सिचुएशन क्या होता है? স্যার তাহলে এই কম্পোজিশন লিভিতে ধরুন যারা রেজিস্টার থাকে, যেসব কোম্পানি কিনা শপ ফপ, এরা ধরুন পরে স্যার রেজিস্টার পার্সনে যেতেই পারে জিএসটি রেজিস্টার ট্রান্সফারে। ऑब्वियसली
कर सकता है। इसके लिए वो कॉम्पोजिशन लेवी में जिस चैप्टर में पढ़ाया था ना, वो वाला चैप्टर एक बार जरूर देखना। कॉम्पोजिशन लेवी में एक स्पेशल क्लास है, ठीक है, एक स्पेशल क्लास है, टेस्टिंग होना। ठीक है, चार्ज में या फिर सप्लाई में मैंने करवाया था, आप जरूर उसको एक बार गो थ्रू करें सर। उसमें मैंने कॉम्पोजिशन लेवी पे पूरा डिटेल्स में बातचीत करके रखा, मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग मुझे प्लीज व्हाट्सएप में एक बार पिंग कीजिएगा। मैं कॉम्पोजिशन लेवी में डिटेल्स डिस्कशन करके रखा, मस्ट गो थ्रू सर, एग्जाम्पल के साथ बातचीत हुआ था। तो अभी पॉइंट को देखो, यहाँ पर ब्लॉक क्रेडिट में क्या कॉन्सेप्ट है। सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम इट्स कस्टमर, द सच सप्लायर इशूज बिल ऑफ सप्लाई। ये इनवॉइस इशू नहीं करता, टैक्स इनवॉइस, ये सप्लाई बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। A composition supplier pays a lump sum tax at a specified rate on its quarterly turnover, ठीक है। Tax paid on goods and service under composition scheme is not available as ITC, point to be noted। कॉम्पोजिशन वाले जो भी टैक्स पे करते हैं अपने प्रोडक्ट परचेज करने के टाइम पे, जैसे कि गुप्ताज भेज अपने रॉ मटेरियल परचेज के टाइम पे जो भी टैक्स पे किया है, या फिर जैसे कॉस्मेटिक्स का जो बिजनेस मेरे स्टूडेंट का है दमदम में, ठीक है, उनको भी सिमिलर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मेरे को बताता है कि सर खरीदते हैं टैक्स देके, बट बेचने के टाइम पे प्रॉब्लम, टैक्स कलेक्ट करेंगे तो कस्टमर नहीं देना चाहते, ठीक है। सो दिस इज द इशू सर। तो इन पे आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, सिंस composition supplier cannot collect any tax on its supplies from the recipients of its supplies। मतलब जो जिनको वो सेल करते हैं उनसे वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाता। इट इज ऑब्वियस दैट नो आईटीसी कैन बी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज बाय द recipients। Nevertheless, section 17(5) subsection E specifically blocks the ITC on inward supplies received by a taxable person from a composition supplier। मतलब अगर टैक्सेबल सप्लायर भी कॉम्पोजिशन वाले से कुछ भी लेते हैं तो उनके लिए भी आईटीसी ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इनके केस में एप्लीकेबल हो जाता है। देखो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एफ, ये क्या है। इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब आप इंडिया में नॉर्मली बिजनेस नहीं करते, लेकिन आप मतलब सॉरी रेगुलर बिजनेस नहीं करते, बट कभी कभी आके बिजनेस कर सकते हो और आपका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट का है, लेकिन आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो। तो इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एफ आपको बताता है कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैज बीन डिफाइंड इन सीजीएसटी एक्ट। Essentially, a non-resident taxable person has no fixed place of business in India। उसका इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, बट ही sporadically supplies goods or service in India। वो इंडिया में गुड्स का सर्विस या सप्लाई करते हैं। Tax paid on goods or service received by such non-resident taxable person is not available as ITC। मतलब वो जो भी गुड्स परचेस किया है उसके बेसिस में उनको कोई आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। हाउएवर एक एक्सेप्शन है, टैक्स पेड बाय हिम ऑन इंपोर्टेड गुड्स, अगर उसने कुछ इंपोर्ट किया, ठीक है, वो आईटीसी अवेलेबल हो सकता है। टैक्स पेड बाय हिम ऑन इंपोर्टेड गुड्स, उसमें आईटीसी अवेलेबल हो सकता है। मतलब इंडिया में रह के अगर वो कुछ इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट के बेसिस में अगर वो जीएसटी पे करते हैं तो फिर उसमें वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नॉर्मली नॉन रेजिडेंट के लिए आईटीसी अवेलेबल नहीं है, बट वेयर आईटीसी ऑन गुड्स इंपोर्टेड, व्हेन आईटीसी ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज अलाउड। इंपोर्टेड गुड्स में नॉन रेजिडेंट को आईटीसी मिलता है, ठीक है, लेकिन एक बात याद है सर, गुड्स पे मिलता है, सर्विस इंपोर्टेड में ब्लॉक्ड है। सर कितना सारा अलग अलग बात आ गया। पहला बात है नॉन रेजिडेंट को आईटीसी नहीं मिलेगा जो भी वो इंपोर्ट परचेस करेगा, ठीक है, जो भी इनवर्ड सप्लाईज करेगा उसमें उसको कोई आईटीसी नहीं मिलता है इंडिया में, बिकॉज इसका इंडिया में कोई रेगुलर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। नहीं, अब दूसरा पॉइंट में बता रहा है, हाउएवर टैक्स पेड बाय हिम, हाउएवर टैक्स पेड बाय हिम, पॉइंट टू बी नोटेड सर, टैक्स पेड बाय हिम ऑन इंपोर्टेड गुड्स इज अलाउड एज आईटीसी। अच्छा, गुड्स के केस में ये मिलेगा, ठीक है, बट सर्विस के केस में नहीं मिलेगा। क्लियर सर, समझ में आया झमेला क्या था, बोलो। हाँ सर। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज जी, इनवर्ड सप्लाई यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन। सर अगर आप पर्सनल कुछ कंज्यूम करते हैं ना अपने बिजनेस से तो उसको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, हाँ कत्ते नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सर ऐसा हो जाए कि मैंने खरीदा था बिजनेस के लिए लेकिन यूज कर रहा हूँ पर्सनली, जैसे कि one of the foremost conditions laid down in section 16 for availing ITC
सेक्शन 16 आपको एकदम क्लियर कट बताता है सर, क्लियर कट सेक्शन 16 आपको बताता है जीएसटी एक्ट में कि भाई आईटीसी अवेल करना है तो बिजनेस करो। गुड्स और सर्विसेज दैट सच गुड्स और सर्विस शुड बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब कोर्स मतलब बिजनेस के कोर्स में या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में अगर बात है तो सेक्शन 16 आपको आईटीसी क्रेडिट लेने के लिए मौका देता है। ये प्रोविजन क्लियरली आपको बताता है। फर्दर, where goods and services are used partly for the purpose of any business and partly for other purpose, आप पार्टली बिजनेस में करते हो पार्टली अदर में करते हो, तो फिर आपका क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट कर देगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। सो मच ऑफ द आईटीसी एज एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस पर्पस, उतना ही मिलेगा जितना बिजनेस में जाता है, उतना ही मिलेगा जितना बिजनेस के लिए कर रहे हो। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी also specifically blocks the ITC on goods and services used for personal consumptions. The personal consumption has not been defined in the GST law. GST law में personal consumptions को clearly नहीं बोला, but it may be understood in the general sense, ठीक है, which is the non-business use. General sense में मैटर को देखा जाता है जिसको नॉन बिजनेस यूज माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल आपको हेल्प करेगा सर। मिस्टर एक्स owns a grocery store. He procures rice, wheat and biscuits for being sold in its store. अपने ही दुकान में ग्रोसरी स्टोर है, राइस, व्हीट, बिस्किट्स रखेगा ना बेचने के लिए, बट अपने ही स्टॉक से अपने बीवी को कुछ दे दिया घर पे यूज करने के लिए। आउट ऑफ इन्वेंटरी सो परचेस्ड 10 kg ऑफ ईच राइस, 10 kg ऑफ ईच राइस एंड व्हीट टू हिज वाइफ। वाइफ को 10 kg गेहूं, 10 kg चावल वाइफ को दे दिया, कुछ बिस्किट पैकेट भी दे दिया। तो क्या लगता है ये 10 kg का जो अमाउंट है राइस और व्हीट के लिए, इसका आईटीसी मिलेगा? नो सर। नो सर, ये कॉमन सेंस था, लेकिन सेक्शन 16 का वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ओके सर, अब थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्स मैटर आ गया। अच्छा सवाई बुझते पारछे, समझ में आ रहा है सबको? प्लीज टेल मी सर। हाँ सर। ओके सर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। कई बार हम लोग फ्री सैंपल्स, गिफ्ट्स, गुड्स लॉस्ट या स्टोलन ऐसे भी होते हैं, मतलब सैंपल बांट दिए, गिफ्ट कर दिए, गुड्स लॉस्ट हो गया, खरीद के लाया था चोरी हो गया या स्टोलन हो गया। क्लॉज H ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऐसे केस में आपका आईटीसी ब्लॉक करता है। सर मतलब जो सेल नहीं होगा, जिसका आउटवर्ड सप्लाई नहीं होगा, उसमें आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। आउटवर्ड सप्लाई में कंसिडरेशन होगा तभी जाके आईटीसी क्लेम होगा, ठीक है। अगर आप कोई गुड्स को गिफ्ट कर देते हो, गुड्स दैट आर डिस्पोज्ड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स, सैंपल में तौर के बांट देते हो, लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, या फिर आप गुड्स को राइट ऑफ कर लिए, धीरे धीरे राइट ऑफ कर लिए, ये हर सिचुएशंस में आपने प्रॉपर वे में सेल नहीं किया, है ना, आपने सेल नहीं किया, तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली योर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब कोई बोलेगा सर फ्री सैंपल बांटना तो बिजनेस का फर्दरेंस है। हाँ सर, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है, बट विदाउट कंसिडरेशन करोगे ना तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो देखो सर इसके डिटेल्स में, आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स दैट आर डिस्पोज्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल इज नॉट अवेलेबल। पॉइंट टू बी नोटेड, पहले गिफ्ट और फ्री सैंपल्स में आप जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसका आईटीसी ब्लॉक्ड है, लेकिन उसको परचेस करने के टाइम पे आपने आईटीसी जरूर लिया था, आपका आईटीसी जरूर है उसमें, लेकिन आपका ब्लॉक्ड है बिकॉज आप उसको गिफ्ट कर दिए या फिर फ्री सैंपल बांट दिए। ITC is blocked on lost goods, stolen goods, destroyed goods, goods that are written off. This is because principally ITC is available. Principle क्या है? Principle ये है ITC is available only for payment of tax on output supply. मतलब सेल करोगे तभी जाके आप उसका ITC क्लेम कर पाओगे, है ना। मतलब 100 का प्रोडक्ट है, 10 टका का टैक्स ITC है, आपका टैक्स दिए थे, अब 120 में सेल कर रहे हो, ठीक है, 120 का 10% होता है 12 टका, 12 रुपीज गवर्नमेंट आपको टैक्स मांग रहा है, आप बोलते हो कि मेरे को 10 टका आईटीसी है, लेकिन सेल होगा तब ना, 120 में सेल होगा तब ना। समझ में आ रहा है ना सर बात? जब आप किसी को गिफ्ट करोगे, जब आप किसी को फ्री सैंपल बांटोगे, तो क्या आप 100 का प्रोडक्ट 120 में दे दोगे उनको? हाँ सर बोलो। फ्री में
गिफ्ट में, फ्री सैंपल में, क्या आप उसमें कुछ चार्ज कर रहे हो क्या? ना सर। तो फिर आईटीसी कैसे क्लेम करोगे? कुछ बातें आपको समझना पड़ेगा, कुछ चीजें लॉजिकल है। इफ नो टैक्स इज पेबल ऑन आउटपुट सप्लाई, आईटीसी ऑन इनपुट्स, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स रिलेटिंग टू सच आउटपुट सप्लाई इज नॉट एलिजिबल। जो भी आईटीसी आपको है कुछ भी नहीं मिलेगा। Hence, ITC on gifts, free sample is blocked as no tax is payable on its outward supply. In case of lost, destroyed, stolen, return of goods, ITC is not available as these goods cannot be said to have been used for making a taxable supply. Because जो चोरी हो गया उसको सेल कैसे करोगे, है ना? जो लॉस्ट हो गया कहाँ सेल करोगे? जो गुड्स आप धीरे धीरे राइट ऑफ कर दिए, मतलब उसका बिजनेस में उसको शो ही नहीं कर रहे हो आप, ठीक है? जैसे लिक्विडेशन के टाइम पे होता है, बिजनेस में कुछ एसेट पड़ा रहता है, गुड्स पड़ा रहता है, धीरे धीरे उसको राइट ऑफ कर लेते हैं भाई, उसको अकाउंट से ही हटा देते हैं। तो फिर उसमें आप गुड्स ही नहीं है, तो फिर कहाँ से, किस बात का क्रेडिट क्लेम करोगे भाई? इसके बारे में यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दिया है, जैसे कि क्यों दिया है डेफिनेशन? बिकॉज जीएसटी लॉ गिफ्ट के बारे में कुछ नहीं बताता। तो फिर अगर जीएसटी लॉ गिफ्ट के बारे में कुछ नहीं बताता तो फिर गिफ्ट क्या है फिर? सर एक चीज याद रखिएगा, जब एक एक्ट लॉ के बारे में, किसी भी पॉइंट के बारे में कुछ नहीं बताता तो दूसरे एक्ट को रेफर कर देता है, ठीक है? तो गिफ्ट नॉर्मली प्रॉपर्टी एक्ट में बोला गया है। वी विल हैव टू लुक फॉर द डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट इन अदर लॉज। सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डिफाइंस गिफ्ट एज ए ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। 122 सेक्शन 122 में प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में गिफ्ट के बारे में बोला है। गिफ्ट क्या है? मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलेंटरीली, अपने इच्छा से, एंड विदाउट एनी कंसिडरेशन बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर। जो गिफ्ट कर रहे हैं उसको डोनर कहते हैं, जिसको गिफ्ट मिलता है उनको डोनी कहते हैं। एंड एक्सेप्टेड बाय और बिहाफ ऑफ द डोनी, ठीक है? या फिर कोई डोनी के बिहाफ में रिसीव करता है तो उसको गिफ्ट कहेगा। ए समझ में आया आप लोगों को गिफ्ट? रियाक्षी, रोशनी, ज्योति, बोलो सा, नंदिनी, सभी को पूछ रहा हूं मैं। है दादा। कैसा? स्नेह, स्नेह বুঝতে পারছিস? সম্পদ, হ্যাঁ স্যার। অভিষেক, অভিষেক বোঝা যাচ্ছে? বল। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये गिफ्ट के बारे में बोला गया है। इन कॉमन पैरालेंस गिफ्ट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। कॉमन पैरालेंस में गिफ्ट क्या है? जो विदाउट कंसिडरेशन किसी को दिया जाता है, बदले में कुछ लिया नहीं जाता, तभी तो वो गिफ्ट है। तो वॉलेंटरी इन नेचर एंड इज मेड ऑकेशनली। और गिफ्ट रोज रोज नहीं दिया जा सकता, ऑकेशनली, साल में एक बार दो बार मैक्सिमम। इट कैनॉट बी डिमांडेड एज अ मैटर ऑफ राइट। और गिफ्ट कभी भी आप अधिकार से नहीं मांग सकते। गिफ्ट है, प्यार से मिलेगा, गिफ्ट में किसी का अधिकार नहीं होता। ओके, ये कहाँ बोला है सर? प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। जो लोग सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ाई करते हो या सीए फाइनल लेवल में पढ़ाई करते हो, ठीक है, मैं उनको प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है? सीएमए फाइनल में भी मोस्ट प्रोबेबली है, ठीक है? तो उनको मैं बताऊंगा कि प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, तो उसमें बात कर लेंगे सर। कमर्शियल लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ का पार्ट है सर। ओके, मीनिंग ऑफ सैंपल ग्रुप 2 में, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ। मीनिंग ऑफ सैंपल, सैंपल क्या है? सैंपल इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड इन जीएसटी लॉ। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सैंपल क्या है? अ स्मॉल पार्ट ऑफ क्वांटिटी इंटेंडेड टू शो व्हाट द होल लाइक, होल इज लाइक, मतलब पूरा बोरा में क्या है, पूरा बक्सा में क्या है, उसको बताने के लिए एक सैंपल, ठीक है? जो छोटा सा पार्ट होगा, छोटा सा क्वांटिटी होगा। आप लोग जानते हो सैंपल क्या होता है। ये घर घर में आजकल सैंपल, शैम्पू, तेल वगैरह कभी इलेक्ट्रिक बिल के साथ दिया जाता है ना सर, कंपनी प्रमोट करते हैं, हाँ, या गैस के बिल के साथ, हाँ, या केबल के बिल के साथ, कुछ ना कुछ सैंपल में कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट सेल करते हैं। आप उसको यूज करते हो, फिर अच्छा लगता है तो फिर आप मार्केट से परचेस करते हो। या फिर अगर आप बड़े बिजनेसमैन हो, किसी मैटर पर डील करने जाते हो, तो पहले आप बोलते हो कि भाई सैंपल सेंड कीजिए, अच्छा लगे तो फिर ऑर्डर करेंगे। ऐसा होता है? अरे बोलिए सर। हाँ सर। है ना? हाँ सर, बिजली के बिल में मिल जाए। हाँ, बिजली के बिल वगैरह में। मीनिंग ऑफ सैंपल क्या हो गया? तो सैंपल बेसिकली वही टोटल का एक छोटा सा नमूना है। सैंपल का मतलब ऐसे बंगाली में या हिंदी में क्या बोलते हैं?
नमूना, हाँ, या बंगाली में लोग बोलते हैं नमूना। ओके, नमूनाटा पाठान, ओके, मतलब नमूना देख लेते हैं फिर बताएंगे कि भाई लेना है कि नहीं लेना। In commercial parlance, sample are given to prospective customers to enable them to test the quality of the item. Prospective मतलब वो आज नहीं तो कल मेरा कस्टमर बन सकता है, prospective, ठीक है। आइटम बिफोर मेकिंग ए डिसीजन टू बाई द सेम, तो किसी को जब सैंपल कोई कंपनी सेल करता है, ठीक है, सैंपल सेल नहीं करेगा, सैंपल सेंड करता है, तो वो उसका सेल की तरह स्टॉक तो बढ़ता है, मतलब आउट होता है, आउटवर्ड सप्लाई तो होता है, बट उसको प्रॉपरली सेल नहीं कहा जा सकता। सो ITC इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स प्रमोशनल स्कीम। अब ये सेल्स प्रमोशनल स्कीम में सैंपल्स एंड फ्री गिफ्ट्स जो होता है, सर्कुलर नंबर 92 क्लॉज 11 2019, 92 11 2019, इस सर्कुलर नंबर के थ्रू से इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। नाउ व्हाट इज दिस सैंपल फ्री गिफ्ट? सैंपल विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। सैंपल क्या हो गया? जो फ्री ऑफ कॉस्ट में सप्लाई किया जाता है, वो भी विदाउट एनी कंसिडरेशन, do not qualify as a supply under GST, except where the activity falls within the ambit of Schedule 1 of the GST Act. ITC shall not be available to the supplier on the inputs or input service and capital goods to the extent they are used in relation to the gift or free sample distributed without any consideration. However, where the activity of distribution of gifts or free samples falls within the scope of supply on account of the provisions of contained in Schedule 1 of the said Act, the supplier would be eligible to avail ITC. मतलब अगर ये GST के Schedule 1 के बेसिस में सप्लाई के रूप में इसको अगर माना जाता है तो ITC क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। ये शेड्यूल 1, 2, 3 मैंने GST के इंट्रोडक्शन में बात करके रखे हैं, ठीक है। इतना अभी समझ लो कि अगर GST के अंदर उसको सप्लाई माना जाएगा फ्री सैंपल को, तो फिर उसमें ITC आप क्लेम कर सकते हो, बस इतना समझो। बाकी इंट्रोडक्शन लेक्चर में ये शेड्यूल 1, 2, 3 में अलग अलग डिस्कशन करके रखे, मस्ट गो थ्रू सर, नेगेटिव लिस्ट वगैरह, ठीक है। तो ये उसके लिए आपको बेसिक्स ऑफ GST का जो पहला 3-4 लेक्चर्स है उसमें आप गो थ्रू करोगे ना, आपको सारा का सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा कि किस शेड्यूल में क्या बोला है, शेड्यूल 1, 2, 3 सब चीज आपको समझ में आएगा। ओके सर, सर बाई 1 गेट 1 फ्री ऑफर, ये तो आप लोग देखे होंगे मार्केट में। हाँ सर, शॉपिंग मॉल बाय वन गेट बाई 1 गेट 1। अब पॉइंट इज दैट खरीदेगो एक, आपको आप परचेज करोगे एक, लेकिन सप्लाई तो होगा 2। हाँ सर। तो फिर ITC क्लेम 1 पे होगा कि 2 पे होगा? सर एकटार ऊपर एक पे। यही खेल है यहाँ पर। दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स, है ना, बट ए केस ऑफ 2 or more इंडिविजुअल सप्लाईज वेयर अ सिंगल प्राइस इज बीइंग चार्ज्ड फॉर द एंटायर सप्लाई। पूरे सप्लाई पे एक सिंगल दाम चार्ज किया जाता है। जैसे मैगी में बिग बाजार शुरू के दिनों में मैगी में ये चीज बहुत करता था, इतना फ्री बांटना भी नहीं चाहिए सर, क्या हालत हुआ देखा ना आपने। हाँ, हम लोग सोचते थे, जानते हो, मेरे घर के बगल में एक दुकानदार था, होलसेल स्टेशनरी दुकानदार था, वो बिग बाजार में कार्ड बना के जब भी बिग बाजार का ऑफर चलता था बाई 1 गेट 1 का सारा परचेस करके लाते थे। और एक कार्ड में मैक्सिमम होता था कि फैमिली के 2-3 मेंबर के लिए बना लिया, तो आस पड़ोस में सभी को बोला कि भाई मेंबरशिप कार्ड बना लो, 200-200 करके जो भी कार्ड बनाने का पैसा लगता था उन दिनों। और जब भी इसे मौका लगता था सप्लायर से भी सस्ता दाम पे मिल जाता था, क्योंकि 10 अगर एक मैगी का 10 टका दाम होता था तो 10 टका में आपको 2 मैगी मिलता था, प्रमोशनल ऑफर। कंपनी को कॉस्ट आता है सर, इसमें सब प्योर कॉस्टिंग पार्ट। कंपनी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ऐसे ऑफर देके कस्टमर को अट्रैक्ट जरूर करता है, बट ये बिजनेस के लिए बहुत हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे डिसीजंस देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाई 1 गेट 1 ऐसे ऑफर देने में मना करते हैं, नहीं, मतलब मेरा मानने का कहने का मतलब है बाई 1 गेट 1 जो भी करना है करो, ठीक है, लेकिन लिमिट। हाँ, मतलब बिजनेस को बिजनेस की तरह देखो, ठीक है। सिर्फ कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी अनब शनब, जैसे एक टाइम पे बहुत सारी कंपनी कैशबैक ऑफर देता था, आजकल देखना कैशबैक सिस्टम उठ गया है, आजकल चलता है क्या कैशबैक? बहुत कम। স্যার এখন পেটিএম শুধু চলে, তাও খুব কম। अरे भाई कैशबैक कितना देगा, मजाक थोड़ी है, हाँ, मजाक थोड़ी है, पॉकेट से थोड़ी ना दे पाएगा। तो ऐसा करने से बिजनेस को बहुत मुश्किल हो सकता है। सुनने में अच्छा लगता है एज ए कस्टमर, साउंड गुड, वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन बात जब बिजनेस की हो तो सोच समझ के ही स्टेप्स लगाना चाहिए सर।
ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दो, ठीक है, अपना प्रॉफिट कम कर लो, मतलब अगर 20% कमाएंगे तो बदले में 15% कमा लेंगे, 10% कमा लेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा ऑफर मत दो जो, वैसे वही कहावत है सर। हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हो? বলছি যে যদি এইটাকে যদি দাদা বিজনেসের কনসেপ্টে ভাবো যে জিএসটি কালেকশনের জন্য মানে যদি ক্যাশব্যাক অফার দেওয়াটা যদি ভুল হয় বা যাই হোক এক্সেট্রা এক্সেট্রা, তো সরকার চালানোর ক্ষেত্রেও তো সেম প্রসেস কনসেপ্টে ইউজ হয়। তা আমি যদি অবভিয়াসলি। কিছু সরকার তাহলে কিভাবে চলছে? কেজরিওয়াল বলছে পাঞ্জাবে গিয়ে ফ্রিতে মুফতে বাঁটবে সবকিছু, তাহলে পাঞ্জাব সরকারও সেম কনসেপ্টে চলে যাবে। हाँ, पंजाब गवर्नमेंट ऑलरेडी मोदी जी से मिला, मतलब सीएम, जो न्यू सीएम बना है, मोदी जी के साथ मिला और गवर्नमेंट को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बेसिकली जो अमाउंट देना पड़ता है स्टेट को, ठीक है, एक एक नॉर्मली सरकारी वे में स्टेट के खर्चा के हिसाब से दिया जाता है। तो वो ये स्पेशल डिमांड किया है कि पहले का गवर्नमेंट 3 लाख करोड़ का लाइबिलिटी बना के गया है पंजाब को ठीक करने में, यूथ को ठीक करने में, पंजाब को नशा मुक्त करने में, कम से कम 1 लाख करोड़ का पैकेज मांगा है एक साल में, ठीक है, मतलब पहले 6 मंथ्स में 50,000 करोड़, अनदर 6 मंथ में 50,000 करोड़। अब ये सर सरकार तो हमारे देश में सब्सिडी में चलता है मैक्सिमम, मतलब इसको हिंदी में एक कहावत है, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, ठीक है, सर वो तो जैसे। हर स्टेट में ही है। हाँ बोलो। ऐसा फ्रीबीज तो हर स्टेट में ही है। हर स्टेट और में है, लेकिन लेकिन एक लेकिन किंतु परंतु भी आता है। फ्री फीस हर स्टेट में है, बट कुछ स्टेट ऐसा भी है जो इनकम भी करता है, ठीक है सर, जो इनकम भी करते हैं। আমি যেটা নর্মাল একটা কনসেপ্ট ভাবলাম, ধরো সাপোজ আমি কথাটা বলছি যে पार्टिकुलरली দুটো पंजाब का ইউনিটের। नाम लेके। हाँ হ্যালো, बोलो। एक सेकंड, जियाउल कुछ बोल रहा है, फिर सुमित का बात लेता हूँ, एक जन बोलो। हाँ जियाउल बोल। मतलब पर्टिकुलरली एक ही स्टेट को लेकर के ऐसा मतलब बोला नहीं ऐसा। नहीं नहीं, एक स्टेट को लेकर बिल्कुल नहीं बोला जा सकता, हर स्टेट का है। ममता दीदी भी कुछ कम नहीं करते, बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है उस पैसा को मतलब अनब शनब खर्चा किया जाता है, जिसका कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। बेसिकली बिजनेस बिल्डअप करना चाहिए, क्वालिटी इनकम जनरेट करना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करता, गवर्नमेंट सिर्फ लोगों को बांटता रहता है अलग अलग नाम पे। दिस इज अ वेरी वेरी बैड पॉलिटिक्स। मतलब इसको, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, मतलब पॉलिसी बाय अ पॉलिटिकल पार्टी टू रन द गवर्नमेंट, दैट इज एक्चुअली अगर पॉलिटिक्स। ये एजुकेशन हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर यूज हो तो ये मतलब बिल्कुल ठीक ही है। वही वही बात है कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट में यूज हो तो ठीक है, लेकिन एक तरफ आप ह्यूमन डेवलपमेंट करो, ह्यूमन डेवलपमेंट से आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ लोगों को बांटते जाओ और लोगों से मतलब दूसरे जगह से आप रेवेन्यू जनरेट ना कर पाओ, तो दैट्स अ वेरी बैड पॉलिटिक्स। मतलब आप एक तरफ बस लोगों को दे रहे हो बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, कि भाई मेरा वोट रहेगा, मेरा सीट रहेगा, मेरा गद्दी बचेगा, लेकिन दूसरी तरफ आप इनकम जनरेशन करने के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताते। आप मुझे बताओ कि पश्चिम बंगाल सरकार का कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर रेवेन्यू जनरेट के बारे में कुछ प्रोजेक्ट है आप लोगों को पता है? लक्ष्मी भांडार यू नो, ठीक है, सबुज साथी यू नो, ठीक है, बहुत सारा प्रकल्प है। सो वेरी। স্যার বহুত আছে স্যার, কন্যাশ্রী, हाँ যুবশ্রী, অনেক কিছু हाँ, वही सर मैं बोल रहा हूँ। दिल्ली का एग्जांपल, हाँ जैसे दिल्ली में किस तरह से बैलेंस है सब। नहीं, दिल्ली का, दिल्ली कंपेरेटिवली दिल्ली তারপরে का, সাইকেল দেওয়া। वही मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट में भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि दिल्ली गवर्नमेंट बहुत अच्छा सिचुएशन में है, बट कंपेरेटिवली बेहतर होता है, बिकॉज दिल्ली में बिजनेस भी अच्छा है, दिल्ली वहाँ टैक्स भी कलेक्शन ज्यादा होता है, बिजनेस अच्छा है, इसलिए ठीक है, दिल्ली স্যার में ওয়েস্ট बिजनेस বেঙ্গল, कल्चर है। স্যার ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকার এইগুলো দিয়ে স্যার শুধু মানুষের থেকে ভোট নেওয়ার ধান্দা। ঠিক আছে वही স্যার, वही ওয়েস্ট বেঙ্গল কোনো উন্নতি নেই। वही वही प्रॉब्लम है सर। 10 करोड़ का पॉपुलेशन है सर हम लोग, कम नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा। তাও স্যার এগুলো স্যার আদানি, তাও আদানি স্যার আপনি এর আগের দিন বলছিলেন যে আদানি তাজপুরে ওখানে পোর্ট একটা খুলছে, हाँ এখানে बोला একটু है। হলেও বাড়তে পারে। हाँ कुछ है, कुछ এখানে अच्छा একটু बात है, হলেও স্যার একটু লাভের মুখ দেখতে পারে, নাহলে স্যার কিছু थोड़ा পাবে सा না। थोड़ा सा। हाँ এটা सुमित নিয়ে कुछ बोल যদি रहा था, सुमित कुछ बोल रहा था तब। হ্যাঁ বলছি যে নর্মালি আমি যেটা মানে জাস্ট এটা আমিও এক্স্যাক্টলি জানি না। দিল্লি সরকার বলছে 200 ইউনিট হলে মানে 200 ইউনিটে কম কনজিউম করলে তাহলে ওর মানে ইউনিটের খরচাটা পুরো লাগবে না ইলেকট্রিসিটি। তাহলে ওর মধ্যে তো জিএসটি ইনক্লুডিং রয়েছে। তাহলে প্রায় মাসের মধ্যে কোটি টাকা লস হচ্ছে একখানা শুধু স্টেট থেকে।
এরকম নর্মালি যদি তুমি ক্যালকুলেশন করো প্রায় কোটি কোটি টাকার ঘাপলা এখানেই হয়ে যাচ্ছে। देख बात यहाँ पर ऐसा है कि सरकारी मैटर के साथ बिजनेस मैटर को अगर जोड़ देंगे ना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज सरकार को सर्विस भी देना पड़ता है। दैट्स अ बिग थिंग। और इंडिया जैसा कंट्री, जो इंडिया का तो यही प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, पॉलिटिक्स को लेके हम लोग बस मतलब बात करते हैं, लेकिन हाँ सर्विस ओरिजिनल जगह पे भी जाना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट जो कर रहा है ओके, पब्लिक के लिए कर रहा है, अच्छा कर रहा है। दिल्ली में स्कूल में काफी अच्छा डेवलपमेंट भी हुआ है। कुछ तो करेगा रे बाबा, सरकार कुछ तो करेगा। जैसे मैं ममता दीदी का एक काम बहुत अच्छा लगता है मुझे, ममता दीदी टूरिस्ट डेवलपमेंट अच्छा किया है, मानना पड़ेगा बात को। जो अच्छा किया है वो मैं बोलूंगा, ठीक है, मेरे को किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉम्पेरेटिवली इससे पहले सीपीएम के टाइम पे पश्चिम बंगाल का टूरिस्ट का जो हालत हुआ था उससे काफी बेहतर हुआ है। मतलब कुछ अच्छा पार्क डेवलप किया है, पार्क जैसे इको पार्क, ठीक है, इको पार्क के कारण वेस्ट बंगाल में आजकल सर थोड़ा सा चीप में लोगों को ना डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह घूमने का जगह, ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, स्पेशली अदर स्टेट्स में। ठीक है, ममता दीदी का ये जैसे दीघा वगैरह में या फिर जो भी आप टूरिस्ट एरिया देखो वहां पर काफी काम किया है, कुछ कोर कोर एरिया में भी ना किया है। तो ये काम किया है जो अट्रैक्ट कर सकता है टूरिस्ट को, ठीक है, जो कर भी रहा है, बट अभी देखना पड़ेगा कि कितना अच्छा किया है। मतलब कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है कि रियल डेवलपमेंट है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। मतलब लोगों को दिखाने के लिए करना और रियल वे में टूरिस्ट को डेवलप करना, वो दोनों अलग होता है। अब देखना ही है, लेकिन ये काम किया है ममता दीदी ने। तो देखो सरकार को खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन अब सरकार कहाँ पर कितना खर्चा कर रहा है और कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ये एक बिजनेस की तरह आपको सोचना पड़ेगा। और एक सर्विस एरिया भी है आपका, बिकॉज आपको गरीबों को सेवा देना है, पिछड़े हुए को सामने लाना है, ये भी आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। क्योंकि देखो जो रिच है, जिनके पास पैसा है, उनको सर्विस का जरूरत नहीं है, लेकिन जो पिछड़ा हुआ है उनको चाहिए, सामने लाने का जरूरत है। जेन्युइन एजुकेशन, जेन्युइन स्कूल, जेन्युइन हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल में স্যার कोई এখানে डेवलपमेंट উল্টো হয়, এটা স্যার উল্টো হয়ে যায় স্যার। नहीं हुआ है सर, हॉस्पिटल डेवलपमेंट তো नहीं हुआ। সাইকেল, এই যে স্যার সরকার থেকে যে সাইকেল দিয়েছে এটা স্যার গ্রাম বাংলায় পেলে সবচেয়ে বেটার হতো। গ্রাম বাংলায় স্যার কম মানুষ পেয়েছে, শহরে মানুষ বেশি পেয়েছে। साइकिल का इतना जरूरत भी नहीं था, अगर आप मुझे হ্যাঁ, बोलोगे तो। এগুলো স্যার लोक দেখিয়ে দেওয়া যাকে বলে। তো मैं खुद ভোট- गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मेरा गांव में ही मैं पढ़ा लिखा, गांव के स्कूल में पढ़ा मैंने, ठीक है, एकदम पंचायत एरिया में। सो आई नो कि गांव के स्कूल में बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए साइकिल का कितना जरूरत है। एक साइकिल मेहनत करके না স্যার, मतलब যদি ধনী ले মানুষদের सकता है। যদিও দিত মানে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে স্যার তাহলে গ্রাম বাংলার মানুষদেরকে হেল্প করা দরকার ছিল বেশি, শহরের साइकिल মানুষকে देने কম। के बाद साइकिल दे के बिजनेस को खराब कर दिया लोगों का, कोई मतलब होता হ্যাঁ है? স্যার। ये कोई मतलब नहीं हुआ। अब ऐसे साइकिल बांटना चालू किया तो जो लोकल साइकिल वाले हैं, जो साइकिल रिपेयरिंग दुकान चलाते हैं या साइकिल का पार्ट्स बेचते हैं, उनका क्या हुआ? ये कैसा पॉलिटिक्स? मतलब अब इस तरह से, मतलब रूरल लेवल में, इनिशियल लेवल में लोगों का बिजनेस को इस तरह से नहीं। आप कुछ ऐसा करते कि अगर साइकिल लेना है तो ये यहाँ का दुकान से लेना है और दुकानदारों को पेमेंट कर देते, ऐसा कर पाते थे तो भी मानता कि भाई दुकानदार को कुछ हुआ, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। স্যার तो কোম্পানি প্রোডাকশন করে দিয়েছে না। वही किसी ना किसी कंपनी के साथ टाई अप करके लार्ज হ্যাঁ, कंपनीज को दे दिया इस तरह কোম্পানি से। প্রফিট, কোম্পানিকে প্রফিট দিয়ে দিয়েছে আর সাধারণ মানুষকে বসিয়ে দিয়েছে। हाँ, कंपनी से अच्छा खासा टैक्स ले लिया, टैक्स ले लिया, कुछ पैसा ले लिया, डोनेशन ले लिया। अब छोड़ो सर, गवर्नमेंट के बारे में बात करना बंद करो, चुप रहो। सुबह भी आज ऐसे गवर्नमेंट को लेके, सुबह हम लोग का इकोनॉमिक लॉ का क्लास था, हाँ वहाँ पर भी गवर्नमेंट को लेके ऐसे ही गवर्नमेंट डिसीजंस को लेके बहुत बातचीत हुआ। नहीं, जेन्युइन बातें होते हैं, झगड़ा झाटे का बात সত্যিটা नहीं। তো, সত্যিটা তো স্যার সত্যি হয়ে যাবে না, সবারই স্যার মনে এই প্রশ্নটাই চলবে। ट्रुथ इज ट्रुथ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट का हो, ठीक है। मैं जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्लान के बारे में तो मैं बार बार बात करूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलते कि मैं इतना लोगों को जॉब दूंगा, इतना लोगों को ये दूंगा, ये बात नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा कर रहा है, मुद्रा योजना पे लोन दे रहा है। अब मुद्रा योजना का बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं दे रहा है, यहाँ के बैंक के थ्रू से आपको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में किसी को मिल जाएगा तो वो सेंट्रल का प्यारा हो जाएगा, मतलब सेंट्रल को वोट दे देगा, ऐसा थोड़ी है। हेलो हेलो। हाँ बोल।
তুমি তো জানো যে ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে আমার একটু ভালো কনভারসেশন হয় মাঝে সাঝে, সেই ব্রাঞ্চ ম্যানেজারও আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজারও। তো আমি নিজেই গেছিলাম মুদ্রা যোজনার লোন নিতে। তো আমি ওদের যে প্রসপেক্টাস রয়েছে ওটা খুলে আমি বলছি যে মানে বুলেটিন দেখিয়ে বলছি যে লোন তো পাওয়ার কথা। বলছে তোমার বিজনেসের যে প্রজেক্ট আছে তার একটা মানে তোমার নিজের একটা প্রসপেক্টাস নিয়ে ইস্যু করো, তাহলে তুমি পেয়ে যাবে। আমি বললাম ঠিক আছে আমি করব। কিন্তু তখন আবার কিছুক্ষণ বাদে ঘুরিয়ে বলছে পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু দেবে না, তুমি অ্যাপ্লাই করবে রিজেক্টেড হয়ে যাবে, যতবার করবে ততবার রিজেক্টেড। এইরকম হচ্ছে ব্যাপার। सीरियस पॉलिटिक्स छोड़ो, मतलब गंदा पॉलिटिक्स। जो भी करे, बीजेपी करे, टीएमसी करे, दोनों एंगल से बोल रहा हूँ, पब्लिक को उसका बेनिफिट देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको बिजनेस के लिए लोन मिले, दैट्स अ जेन्युइन डेवलपमेंट, जेन्युइन डेवलपमेंट। उसमें आप बिजनेस करोगे, आपका फैमिली अच्छा बनेगा, आसपास में लोकल एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट होगा, 4-5 और लोगों को जॉब मिलेगा। जेन्युइन वे ऑफ डेवलपमेंट। ऐसा हर स्टेट को करना चाहिए। तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है ऐसा डेवलपमेंट স্যার प्रोजेक्ट। ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিজনেস হলে তো ওয়েস্ট বেঙ্গল আরো উন্নত হয়ে যেত এতদিনে वेस्ट যে बंगाल में मैं পপুলেশন। बस एक ही चीज में, मतलब ममता दीदी को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि दीदी कुछ ऐसा करो, महामाटी मानुस के लिए करो, बट कुछ ऐसा करो कि भाई यूथ खुद कुछ करने का सोचे। ये सब्सिडी का भिक्षा देना बंद करो और भिक्षा के लिए लाइन लगाना बंद करो। जेन्युइन लोगों को बेनिफिट दो, उसके लिए मार्केटिंग करना है करो, हम लोग देख लेंगे आप कर रहे हैं, लेकिन यूथ को मोटिवेट करो भाई, कुछ करने के लिए बोलो उनको। बस यही मेरे को। মামাটি মানুষের, হ্যালো, স্যার মাঝে মাঝে বলতে মামাটি মানুষের কথা তো ছেড়ে দাও। বহিরহাটে সাংসদ নুসরাত জাহান পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে প্রেস বাইট দিচ্ছে, বলছে যে মানে আমাদের মানে আমাদের মানে ইয়েতে একটা মানে সাংসদ উনি বলছেন যে মানে যে আমাদের দেশে বুলেট ট্রেন চলতে পারে তার জন্য রিসার্চ চলছে বা কিছু। নুসরাত জাহান বলছে নাকি যে না কেন চলবে, এই চলবে ওই চলবে, আমাদের দেশের মাটি ভালো না, এই না ওই না। তা আমাদের যে সাংসদের মামাটি মানুষের কথা বলে বেড়ায় মমতা ব্যানার্জি, সেই পলিটিক্যাল পার্টির সাংসদ বলছে আমার দেশের মাটি ভালো না, আমার ইঞ্জিনিয়ারকে বিশ্বাস করছে না, তারাই গিয়ে জাপানে মানে বুলেট ট্রেন বানাচ্ছে, সেটা ভালো হয়ে যাচ্ছে। কি অবস্থা! ছাড় 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 এমনি এমনি কি রাজনীতি। স্যার ব্রিজ ভেঙে পড়েছে স্যার পোস্টার অনেক चुप কারণ। चुप चुप कर, चुप कर। आगे बढ़ने दे सुमित, एकदम चुप। अच्छा देखो संपत, चुप हो जा, चल आगे बढ़े। হ্যাঁ স্যার। This is this is not an individual supply of free goods, but a case of two or more individual supplies where a single price is being charged for the entire supply. It can at best be treated as supplying of two goods for the price of one. अब इसका taxability का क्या है? Taxability of such supply will be dependent upon as to whether the supply is a composite supply or a mixed supply. ठीक है, एंड द रेट ऑफ टैक्स शैल बी डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8। ये भी मैंने आप लोगों को सप्लाई अंडर जीएसटी में कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, अगर दो गुड्स एक साथ बिक रहा है तो उसको कॉम्पोजिट या फिर मिक्स सप्लाई के हिसाब से देखा जाता है। फिर जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होता है वो चार्ज किया जाता है। ITC shall be available to the supplier for the inputs or input service and capital goods used in the relation to supply of goods or both as part of such offers। ठीक है, मतलब उनमें उस केस में क्या होता है कि जिस गुड्स का दाम ज्यादा होता है, इसका टैक्स रेट ज्यादा होता है, कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई के हिसाब से जो भी गुड्स का हाई रेट होगा, ठीक है, ऐसे केस करके उस वही आईटीसी आपको अवेलेबल करा सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली बाई वन गेट वन के केस में आईटीसी क्रेडिट मिलने का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, एक का प्राइस माना जाता है। डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाई वन और सेव मोर ऑफर्स, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। बाई मोर सेव मोर ऑफर्स, डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द सप्लायर टू कस्टमर्स। स्टैगर्ड डिस्काउंट मतलब बाई मोर, ज्यादा खरीदो सेव करो। जैसे 5,000 का परचेज करने से 500 का गिफ्ट वाउचर, 10,000 का परचेज करने से 1,000 का गिफ्ट वाउचर, ऐसा देता है ना। तो वही बात है, इसको दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड डिस्काउंट। जब ऐसा कंपनी जैसे पेंटालून्स वगैरह में आप अगर जाओगे, शॉपर स्टॉप भी जाओगे, वहां पर इस तरह का बहुत चलता है। 5,000 के परचेज में 500 का गिफ्ट कूपन, 1,000 की 10,000 के परचेज में 1,000 का गिफ्ट বিগ বাজার कूपन। স্যার বিগ हाँ বাজার बिग, থেকে কুপন দিত, বিগ বাজার से हाँ কুপन দিত না। यस यस, अरे बाबा हाँ। तो पॉइंट इज दैट कि डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द सप्लायर टू कस्टमर्स, स्टैगर्ड डिस्काउंट अंडर बाय मोर सेव मोर स्कीम, volume discount established before or at the time of shall be excluded to determine the value of supply provided they satisfy the parameters laid down in section 15 subsection 3, including the reversal of ITC by the recipient of supply as in attributable to discount on the basis of document। तो पॉइंट इज दैट कि ये जो भी कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में आप डिस्काउंट
वगैरह जो भी मिलता है उसमें भी आपको आईटीसी रिवर्स किया जाता है। Supplier shall be entitled to able the ITC for such inputs, input services and capital goods used in relation to the supply of goods and service both on such discounts। उसमें भी आपको आईटीसी क्लेम हो सकता है, जितना आपको मिलेगा उतना ही, एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह में आपका वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक स्पेशल चीज बताते हैं। चलो एक एग्जांपल देंगे ना, आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक वेरी स्पेशल कॉन्सेप्ट, आईटीसी रिवर्सल व्हेन रिटर्न ऑफ टाइम ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन्स और ड्रग्स ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई। ये कैसा होता है, ये सुन लो ध्यान से। आईटीसी रिवर्स हो जाएगा अगर आप एक्सपायर्ड आइटम वापस सेल कर देते हो तो। ये मेडिसिन सेक्टर्स में चलता है। सर कैसे? चलो सर एक केस लेते हैं, आपको मेडिसिन सेक्टर्स का आइडिया लग जाएगा। देखो सर देखो, इफ ए मैन्युफैक्चरर हैज अवेल्ड आईटीसी ऑफ ₹10, ध्यान से सुनिए पॉइंट को। अगर एक मैन्युफैक्चरर आईटीसी क्लेम कर रहा है 10 टका एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन, जिसका वैल्यू था 100 का, उसमें आईटीसी था उसका 10 टका का, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ सच मेडिसिन ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सपायरी, जब मेडिसिन एक्सपायर हो जाता है तो दुकानदार क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर को या होलसेलर को वो मेडिसिन वापस कर देते हैं, है ना। ये आप लोग जानते होंगे अगर आपको मेडिसिन सेक्टर्स का आइडिया है तो। बेसिकली जो होलसेलर है वो क्या करता है, वो मेडिसिन परचेस कर लेता है, तो दैट इज ऑल्सो अनदर परचेस, तो उसमें उसका आईटीसी फिर से क्लेम होता है। सो आईटीसी अवेलेबल टू द मैन्युफैक्चरर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेश इनवॉइस होता है उसको, इशूड बाय होलसेलर, एंड वो हो जाएगा 15। सो अगर वो फ्रेश इशू है और होलसेलर को फ्रेश इनवॉइस मिलता है तो उसका आईटीसी 15 हो जाएगा। सो अभी रिवर्स आईटीसी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पहले 10 था लेकिन रिवर्स आईटीसी हो जाएगा 15, बिकॉज जो रिटर्न अमाउंट है वो फिर से उसने परचेस कर लिया और उस परचेस के बेसिस में आईटीसी रिवर्सल में उनका आईटीसी का अमाउंट भी चेंज हो जाता है। सर ये कॉन्सेप्ट बनता है मेडिसिन सेक्टर्स में। मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बोलता हूँ, ध्यान से सुनो सर। Common trade practice in the pharmaceutical sectors is that drugs or medicines are sold by the manufacturer to the wholesaler. Normally manufacturer wholesaler को देता है, wholesaler retailer को देता है और retailer customer को देता है ना, ऐसे ही सिस्टम है। तो manufacturer to the wholesaler and by wholesaler to the retailer on the basis of invoice or bill of supply, as the case may be। bill of supply अगर वो composition supplier है और invoice अगर वो regular supplier है। तो अब क्या है कि मेडिसिन जब रिटर्न होता है, such goods have a defined life term which is normally referred to as the date of expiry. Such goods which have crossed their date of expiry are colloquially referred to as time expired goods. उसको time expired goods भी कहा जाता है, and are returned to the manufacturer on account of expiry through the supply chain. इसकी बेसिस में एक सर्कुलर आया था 2018 में, 26 अक्टूबर 2018 में, clarified that the retailer or wholesaler can return the time of expired goods either by treating the same as fresh supply or by creating credit notes. क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्या होता है मत पूछो सर, मैं क्लास में स्पेशल करके बोला आप लोगों को आईटीसी के क्लास में। डेबिट नोट क्रेडिट नोट कब इशू करता है, कौन करता है, क्यों करता है। नाउ पॉइंट इज दैट रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड गुड्स, मतलब जो एक्सपायरी गुड्स रिटर्न जब होता है उसको अगर फ्रेश सप्लाई माना जाता है, ट्रीटिंग द सेम एज फ्रेश सप्लाई, ठीक है। कौन किसके लिए, जो मेडिसिन रिटेलर है या होलसेलर मैन्युफैक्चरर के लिए फ्रेश सप्लाई मानेंगे। इन केस द पर्सन रिटर्निंग द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन ए कंपोजिशन टैक्स पेयर, हाँ, he may at his options return the said goods by treating it as a fresh supply and thereby issuing an invoice for the same. इसको रिटर्न सप्लाई भी कहा जा सकता है। The value of the said goods as shown in the invoice on the basis of which the goods were supplied earlier may be taken as the value of such return supply. The wholesaler or manufacturer, as the case may be, who is the recipient of such return supply shall be eligible to avail ITC. जो बेसिकली उसको रीपर्चेस कर रहा है उनको फिर से ITC क्लेम होगा, levied on the said return supply subject to the fulfillment of condition of section 16, that is furtherance of business अगर करे तो, ठीक है। अगर furtherance of business है तो उनको वापस उसका ITC क्लेम मिलने को मिलेगा, ठीक है। In case the person returning the time expired goods is a composition taxpayer, he may return the said goods by issuing a bill of supply and pay tax at the rate applicable to the composition taxpayer. In this scenario, there will not be any availability of ITC. अगर वो composition taxpayers है तो उनको ITC नहीं मिलेगा। Point to be noted. ठीक है। Where the goods returned by the retailer or wholesaler as a fresh supply
are destroyed by the manufacturer, he or he is required to reverse the ITC payable on the return supply in terms of section 17 subsection 5 clause 8. It is pertinent to mention here that ITC which is required to be reversed in such a scenario is the ITC payable on the return supply and not the ITC that is attributable to the manufacturer on such time expired goods. मतलब कहने का मतलब वही है कि स्टार्टिंग टाइम पे जब उनको आईटीसी क्लेम हुआ था वो 10% था, जैसे कि ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, मैन्युफैक्चरर को आईटीसी क्लेम था 10%, 100 का प्रोडक्ट था, लेकिन जब उन्होंने एक्सपायरी गुड फिर से परचेस किया, ठीक है, तो उनका न्यू आईटीसी जो क्लेम हुआ वो 15 हुआ, तो अभी रिवर्स आईटीसी क्लेम उनका हो जाएगा 15 ना कि 10, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिवर्स आईटीसी, नॉट 10, ठीक है, मतलब 10 पुराना है क्योंकि उन्होंने at the time of return of such medicine on the account of expiry, the ITC available to the manufacturer on the basis of fresh invoice issued by wholesaler, उसके बेसिस में उनको 15% का ITC क्लेम हो जाएगा बिकॉज वो रीपर्चेस किया है, ठीक है। बोलो सर, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, समझ में आया या नहीं आया, प्लीज टेल मी। মানে স্যার এটা রিভার্স আইটিসি মানে গভর্নমেন্টের থেকে গভর্নমেন্ট চার্জ করবে সেটা? गवर्नमेंट चार्ज क्यों करेगा, मतलब तुम्हारा आईटीसी बढ़ गया, पहले तुम 10% आईटीसी क्लेम कर रहे थे, अब तुम्हारे आईटीसी अकाउंट में अब 15% रहेगा बिकॉज तुमने जो पहले जो सेल किया था अब उसको तुमने फिर से रिपर्चेस कर दिया, तो परचेस में ही तो इनपुट टैक्स मिलता है। हाँ, तो अब तुम मानो होलसेलर हो, मैं मानो रिटेलर हूँ, मैंने तुमको रिटर्न किया, इनवॉइस भी इशू किया, फ्रेश सप्लाई माना, ठीक है, तो मैंने आपको सप्लाई किया और आईटीसी क्लेम तुमको होगा क्योंकि तुम परचेस करोगे ना मेरे से, तुम होलसेलर हो, हाँ, तो तुम्हारा पहले 10% का आईटीसी था, अब 15% का आईटीसी हो जाएगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन दी जो भी आपका रेट ऑफ टैक्स है। ওকে স্যার। বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। এই বুঝতে পারলি সবাই? বল রে। अरे बोलो सर, जियाउल, सुमित, तौथा, सॉरी तौथा नहीं है, रोशनी, ज्योति, क्लियर है कि नहीं सर, बोलो। यस सर। हाँ अभिषेक, ओके सर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो, इतना देर से पढ़ रहे हैं तो ऐसे कैसे क्वेश्चन रियल लाइफ में आपके सामने आ सकता है, इसका एक आइडिया जनरेट होना चाहिए। जब आप टैक्स फॉर्म में काम करोगे या जीएसटी रिलेटेड काम करोगे तो आपके सामने ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है। क्वेश्चन प्लीज पढ़ो सर। हर्ष गीत प्राइवेट लिमिटेड, दिखाई दिया क्वेश्चन? हाँ सर। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हर्षगीत प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, रजिस्टर्ड सप्लायर है सर, ये हर्षगीत जो है ये रजिस्टर्ड सप्लायर है, तो अगर हर्षगीत एक रजिस्टर्ड सप्लायर है और वो मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, टैक्सेबल गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू अ परचेज मेड सर्विस अवेल्ड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई मंथ का आईटीसी कैलकुलेट करना है आपको, जुलाई मंथ का डिटेल्स आपको दिया है और आपको पूछा है कि भाई इनका ये मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स है। क्या बोला देखो, रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर में रिसीव होगा 2,50,000 का जीएसटी है। मेंबरशिप ऑफ क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के लिए क्लब अवेल्ड किया, वर्किंग इन द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जिसका जीएसटी अमाउंट है 1,45,000, ठीक है। इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 5 लॉट्स, लॉट में सामान लिया जिसमें से 3 लॉट मिल गया ड्यूरिंग द मंथ, मतलब जुलाई में 3 लॉट मिला है, ठीक है। इनपुट्स टू बी रिसीव्ड, 5 लॉट का इनपुट मिलेगा, मतलब परचेस है 5 लॉट में आएगा, इंस्टॉलमेंट परचेस है, लॉट के लॉट आएगा सर, एक एक करके आ रहा है। 3 लॉट मिला है जुलाई के, अभी भी 2 लॉट आना बाकी है। ट्रक यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जुलाई में 40,000 का। कैपिटल गुड्स जिसमें से 3 आइटम, जिसका इनवॉइस फॉर 2 आइटम्स इज मिसिंग, 2 आइटम का इनवॉइस मिसिंग है, एंड जीएसटी पेड ऑन दोज आइटम्स इज 80,000, जो मिसिंग है उसका जीएसटी है 80,000, टोटल जीएसटी है 1.5 लाख, मिसिंग का जीएसटी है 80,000,
दिस इज द अवेलेबल डेटा। ओके, अब आपके सामने क्वेश्चन क्या है देखो। आई थिंक नहीं, जो भी पॉइंट यहाँ पर है सारा का सारा पॉइंट हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ITC अवेलेबल विद हर्षगीत प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई by giving necessary explanation for treatment of various items subject to the information given below. All other conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. तो प्लीज मुझे बताओ सर, हर्षगीत को कितना ITC मिलेगा जुलाई में? आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर आंसर। किसका जवाब सही होगा मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। We already discussed these all points in our class. बोलो सर, कितना ITC हर्षगीत को मिलने वाला है जुलाई में? सारा का सारा मिल जाएगा, मतलब जितना GST पे किया पूरा का पूरा GST का ITC मिल जाएगा। हाँ सर बोलो। ट्राई कर স্যার रहे कि नहीं कर रहे हैं? স্যার 5 নম্বর পয়েন্টটা তো স্যার মানে দুটো আইটেম যদি মিসিং হয় তার ভ্যালু যদি 80,000 হয় তাহলে স্যার 1.5 লাখ থেকে 80,000 মাইনাস করে যত হচ্ছে স্যার তার উপরে আইটিসি ক্লেম হবে। मतलब 70,000 में ITC क्लेम कर सकता है। হ্যাঁ স্যার। ओके, और 4 নম্বরটা তো স্যার পুরোপুরি হবে 40,000। ओके, और ये 3 में क्या होगा? जो सितंबर में जो रॉ मटेरियल मिलेगा उसका जुलाई में क्या काम सर? হ্যাঁ सितंबर স্যার में ওটা देखेंगे ना। और স্যার मेंबरशिप দুটোটাও তো मेंबरशिप ऑफ ए क्लब স্যার फॉर एम्प्लॉइज वो नहीं आता है ना, স্যার ये আসবে जो ब्लॉक क्रेडिट है ना, ये ब्लॉक क्रेडिट है। और 5 लॉट में जो आएगा का 3 लॉट मिला है, जब तक लास्ट लॉट नहीं आता तब तक ITC क्लेम হবে না স্যার। तो टोटल 1,10,000। समझे सर? बोलो। प्लीज टेल मी सर, समझ में आया कि नहीं? डिटेल्स में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखा देते हैं चलो आपको। अगर ठीक से पढ़ोगे तो मतलब भी समझ में आ जाएगा, आधा अधूरा पढ़ोगे या रेगुलराइज नहीं करोगे रिविजन्स को तो ऐसे ही जवाब देने में दिक्कत होगा सर। देखो सर, रॉ मटेरियल्स ITC नॉट अवेलेबल एज रॉ मटेरियल्स नॉट रिसीव्ड इन जुलाई का नहीं है, अगर जुलाई का होता तो ले लेते। मेंबरशिप ऑफ ए क्लब फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन फैक्ट्री ब्लॉक क्रेडिट है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। इनपुट रिसीव्ड इन 5 लॉट्स आउट ऑफ व्हिच थर्ड लॉट वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। In case of goods received in lots, ITC can be taken only upon receipt in the last lot, so nil. Trucks used for the transport of raw material जुलाई में 40,000 मिलेगा and ITC of GST paid on motor vehicles used for transportations। ऐसा कुछ था क्या? मोटर 4 व्हीकल्स নম্বরে को স্যার মোটর 4 নম্বরে স্যার মোটর ভেহিকল মানে ট্রান্সপোর্টেশনের উপর ছিল। ओके ठीक है। और कैपिटल गुड्स में ITC can be availed তো only যত on the basis of valid documents, thus GST paid on items for which invoice is missing 80,000 is not available, that is 70,000, so total ITC 1,10,000। सो ये होता है ITC कैलकुलेशन का एक्सपर्टीज। बस आपको जानना है, यहाँ पर कोई अलजेब्रा नहीं है या फिर कोई ट्रिगोनोमेट्री भी नहीं है, यहाँ पर बस आपको जानना है कौन सा चीज आता है और कौन सा चीज नहीं आता है। ये क्लियर है तो GST भी क्लियर है ना? क्या सर समझ में आ गया होगा? प्लीज टेल मी सर। হ্যাঁ স্যার। सर और एक क्वेश्चन करो तो। ये वाला भी करो, ट्राई करो। जमकू लिमिटेड, जमकू लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्पाइसेस, मसाला।
Following details in relation to GST paid on inward supplies procured by it during the month of October. चलो बढ़िया है, अक्टूबर का डिटेल्स दिया है। क्या डिटेल्स दिया है सर? जम्पू ने अक्टूबर में रॉ स्पाइस परचेज किया। रॉ स्पाइस सोल्ड टू कस्टमर्स 50,000 का। रॉ स्पाइस यूज्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर के पर्सनल यूज के लिए लिया कंपनी के 20,000 का। इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज फॉर बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 25,000 का। मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एम्प्लॉय 55,000 का। पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर 1,25,000 का। Determine the ITC available with Jamco Limited for the month of October by giving necessary explanation for treatment of various items subject to the information given above. All other conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. तो आप लोगों का जवाब मुझे चाहिए, बोलो सर। স্যার এক নম্বর স্যার 30,000 হবে। 30,000 होगा, क्यों? হ্যাঁ স্যার, কারণ স্যার নিজের জন্য স্যার এই পার্সোনাল ইউজের তো আসবে না স্যার, रॉ स्पाइस যেটা तो নিজে 30 পার্সোনাল क्यों ইউজের। करना है? मतलब 50 से 20 माइनस क्यों कर रहे हैं? না স্যার সরি ভুল বললাম স্যার, 50,000 ই হবে স্যার, কারণ শুধু কাস্টমারটার উপরে হবে স্যার। ये नहीं आएगा, पर्सनल कंजम्पशंस नहीं आएगा, ब्लॉक क्रेडिट है। वेरी गुड सर, सिर्फ 50 तो आएगा। वेरी गुड सर। इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज फॉर बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, হ্যাঁ স্যার এটা তো আসবে। 25,000 তো স্যার मैन्युफैक्चरिंग আসবে। प्रोसेस यूज करना है, आएगा। হ্যাঁ স্যার। मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय, सर एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो होता है वो ब्लॉक क्रेडिट होता है, भूल गए सर? হ্যাঁ नील है। ডাউট হয়ে গেছে। कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, সেটা আসবে তো। नील है सर। आपको आईटीसी 75,000 मिलेगा। चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ आपको प्रोविजंस के साथ। ऐसे मैं ये सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ आपको, ये सभी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा दिया, लेकिन आप लोग भूल जा रहे हैं सर। भूलने से नहीं होगा। Look at sir, purchase of raw spices which are sold to customers. Every registered person is entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods to him which are used or intended to be used in the course of furtherance of his business. तो 50,000 बिल्कुल मिलेगा। Purchase of raw spices for personal use of directors, this is not furtherance of business, this is a personal consumption, so this is a block credit, तो nil. Electric machinery purchase for being used in the manufacturing process, sir every registered person who is entitled to take credit or input tax credit on any supply of goods to him which are used for or intend to be used in the course of furtherance of his business, बिल्कुल आएगा, एकदम वैलिड क्रेडिट है। मोटर व्हीकल्स जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय के लिए है वो नील है। इसमें आपको रूल्स याद होना चाहिए, बिकॉज हम लोग लास्ट क्लास में ही पढ़े थे। आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स with seating capacity less than 13 persons including the driver is blocked except when the same are used for making further taxable supply of such motor vehicle, making taxable supply of transportation of passengers, making taxable supply of imparting training on driving of such motor vehicles. लेकिन आपने तो यहाँ पर मोटर व्हीकल पे एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट दिया। अगर आप मोटर व्हीकल को टैक्सेबल सप्लाई करते, अगर आप पैसेंजर के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगाते, या फिर ट्रेनिंग पर्पस में मोटर ट्रेनिंग स्कूल में देते, ऐसा काम होता तो क्रेडिट ले लेते सर। और अगर 13 जन का कम का कैपेसिटी का गाड़ी है तो इसमें ब्लॉक्ड है। 13 जन का 13 लेस देन 13 और इंक्लूडिंग ड्राइवर का कैपेसिटी वाला ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी है, उसके केस में तो वो ब्लॉक्ड है, ठीक है। लेकिन अगर वो ब्लॉक क्रेडिट भी आपका क्रेडिट एबल हो सकता है अगर आप ये तीनों पर्पस में यूज करते हैं, लेकिन दिस इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय नॉट पैसेंजर। क्लियर है? याद आया? हाँ सर, याद आया होगा, ठीक है। तो दैट इज वाई नील। अच्छा, पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, सर आईटीसी इज नॉट अवेलेबल ऑन गुड्स और सर्विस बोथ रिसीव्ड बाय ए टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने स्टाफ क्वार्टर के लिए बनाया सर, अगर मशीनरी आप प्लांट के लिए करते तो मिलता,
on his own account including when such goods or service are both are used in the course of furtherance of business. अगर आपने ये मशीन और प्लांट के लिए करते तो भी समझते, किसी और के लिए करते तो भी समझते, मतलब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए करते तो समझते, लेकिन प्लांट मशीनरी तो नहीं है, स्टाफ क्वार्टर है ये। तो स्टाफ क्वार्टर के लिए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बना रहे हो फॉर ओन अकाउंट, दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर क्रेडिट, दैट इज वाई नील। तो टोटल क्रेडिट आपको 75,000 मिलेगा। समझ में आया कैलकुलेशन? प्लीज टेल मी। सर ऐसा और भी क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चन नंबर 18, 19, ठीक है, 20 आपको मिलेगा, प्लीज प्रैक्टिस करें, मैट आपके पास है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कुछ हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से कितना भी छोटा से बड़ा क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, आप उसके लिए रेडी रहोगे। बिफोर दैट यू मस्ट गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स, या फिर जो भी मैंने पढ़ाया उसको एक बार गो थ्रू करो, नोट्स को गो थ्रू करो, इंस्टीट्यूट के मैट को भी गो थ्रू करो, जहां से मर्जी पढ़ो, बट गो थ्रू करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आईटीसी का 2 पार्ट बचा हुआ है, वो दोनों पार्ट मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। दैट इज स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ब्लॉक क्रेडिट तो मैंने बोल दिया, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एंड हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। ये दोनों पॉइंट समझा के आईटीसी के बाद खत्म करूंगा, और फिर इनवॉइस, ठीक है, पेबल्स, ये सब में जाऊंगा, रिटर्न फाइलिंग, ये सब चीज़ों में बात करूंगा, ठीक है। ठीक है सर, क्लियर है बात? नील, अभिषेक, रोशनी, शिवम, शिवम का आवाज नहीं मिला मुझे, जियाउल, ओके है दादा। ओके सर, ठीक है फिर चलो टाटा, फिर गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट दादा। ओके सर, टाटा, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट।